Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we're going to revise our pension rules. So, let's begin this. सबसे पहले बोलते हैं that टाइमली पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स ठीक है वो करना आपकी ड्यूटी है ठीक है तो इट इज़ इन योर इंटरेस्ट to ensure that service book and leave accounts are maintained by your employer properly ठीक है and to ensure that क्या करना है इसके लिए आपकी एंट्री जो है ना एग्जिस्ट इन योर सर्विस बुक जो है होनी चाहिए दैट यू हैव बीन मेडिकली एग्जामिन कि आपका मेडिकली जो है आप एग्जामिन किए गए हैं ठीक है एंड फाउंड फिट ऑन ईयर इनिशियली अपॉइंटमेंट ठीक है तो ये होना चाहिए स्टार्टिंग में यू हैव बीन मेडिकली एग्जामिन एंड फाउंड फिट ऑन ईयर इनिशियल अपॉइंटमेंट कोई भी ठीक है द डेट ऑफ बर्थ एंड द डेट ऑफ कन्फर्मेशन इन सर्विस और द पोस्ट इज रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन द सर्विस बुक आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका डेट ऑफ कन्फर्मेशन जो है इन द सर्विस और पोस्ट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक द एनुअल सर्टिफिकेट्स द वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस and reference to pay bills are regularly recorded in the service book and are continuous. उसके अलावा entry has been made in the service book regarding counting the period of extraordinary leave. अगर कोई भी EOL है तो वो इसके अंदर आ जाएगा. An entry is made in the service book if the pre-break service would qualify or amount to forfeiture of past service or no. नोट ठीक है तो वो सब कुछ चीज़ें आपको बताना है इसके अंदर कि कोई प्री ब्रेक सर्विस होती है तो उससे क्या होगा दैट विल अमाउंट टू forfeiture of past service or not ठीक है So entry is made in the service book regarding recovery of leave and pension contribution for foreign service, if any, specifying the period. Nomination for retirement, death gratuity is kept in safe custody by the head of office. जो भी आपका nomination for retirement के केस में death gratuity के केस में जो nomination is kept in safe custody by the head of office or other responsible officer that a clear note has been made in the service book as to what nominations and related notices have been received and where they have been lodged for safe custody. Nomination for GPF is kept in by your account officer and an entry is made to that effect in the service book. Nomination for group insurance scheme is kept in part 2 of your service book and an entry is made to that effect in the service book. List of family members is kept in part 2 of your service book and entry is made to that effect. इस तरीके से सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए ठीक है कौन कौन फैमिली मेम्बर्स हैं आपके साथ में अभी कोई अगर चेंजेस होता है तो आपको बताना है इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड नॉमिनेशंस यू कैन चेक इफ दे बिकम इनवैलिड तो नहीं हो गए एंड इफ दे रिक्वायर्ड टू बी कैंसिल देन फ्रेश नॉमिनेशंस कैन बी मेड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द फैमिली ये आप कर सकते हो आप you preserve copies of the nomination made by you in your personal custody or in safe custody along with your important personal documents so as to easily locate it in any contingency में you inspect your service book every year आप करते हैं ऐसा एंड अफिक्स योर सिग्नेचर इन टोकन ऑफ हैविंग इंस्पेक्टेड द सेम एप्रोन SR202 ठीक है तो यू ऑल्सो इंस्पेक्ट योर सर्विस एवरी ईयर इन जनवरी ईच ईयर कब करते हैं वैसा जनवरी ईच ईयर करते हैं यू शुड हैंड ओवर योर कॉपीज ऑफ सर्विस बुक टू योर ऑफिस एंड इंश्योर कि जो भी जो अप टू डेट एंट्रीज दे आर मेड एंड रिटर्न टू यू विद इन 30 days of it as per on this the undertaking may be obtained by an head of office एक undertaking लेनी है ठीक है फ्रॉम द हेड ऑफ ऑफिस दैट रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट फ्रॉम द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट ओके फॉर रिफंड अगर मान लीजिए कोई पैसा आपके पास एक्सेस चला जाता है बाय पेंशन ड्यूरिंग बाय पेंशन डिसबर्सिंग बैंक अलॉन्ग विद 9 फॉर्मेट एंड द डॉक्यूमेंट बिफोर इज रिटायरमेंट ठीक है कि अगर जो कुछ भी आपके पास पैसा चला जाए तो आप वो रिफंड करेंगे वो पैसा ठीक है इस तरीके से एक अंडरटेकिंग ठीक है चलिए नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन क्या बोलते हैं कि इसके कुछ जनरल प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं क्या है जनरल प्रोविजन बोलते हैं कि एज प्रिस्क्राइब फॉर रिटायरमेंट ऑन सुपरनुशन इज 60 years राइट हाँ जी सुपरनुशन में जब आप रिटायर करते हैं तो उसकी एज है 60 years फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ठीक है आफ्टरनून से इफेक्टिव होती है आपकी आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच सुपरनुशन इज अटेन ठीक है इफेक्टिव होती है आपकी लास्ट डेट इज लास्ट आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच इंटरनेशनल ठीक है एन एम्प्लॉय हुज डेट ऑफ बर्थ अगर मान लीजिए किसी की फर्स्ट है फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो फर्स्ट है फर्स्ट ऑफ द मंथ देन ही शैल रिटायर ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ ठीक है तो वो एक महीना पहले जो है रिटायर हो सकता है सिर्फ एक तारीख का एक्सेप्शन द डे ऑन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिटायर्ड और डिस्चार्ज और इज अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस इज ट्रीटेड एज वर्किंग डे और जिस जिस दिन भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिटायर होते हैं अपनी सर्विस से या फिर डिस्चार्ज होते हैं ठीक है या फिर अलाउड टू रिजाइन अगर रिजाइन भी किया जाता है उनको तो दैट इज ट्रीटेड एज अ वर्किंग डे माना जाता है
इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन लीव और अदरवाइज और अंडर सस्पेंशन, तो डे ऑफ रिटायरमेंट जो है डेल शुड बी द पार्ट ऑफ लीव और सस्पेंशन, ठीक है। मतलब उसमें जो लास्ट डे जिस दिन उन्होंने दिया वो नहीं माना जाएगा, जिस दिन से आपको वो छुट्टी का पार्ट माना जाएगा इस तरीके से। इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एब्सेंट है, अगर मान लीजिए अपने ड्यूटी से या फिर उस क्या है ही वो एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से या फिर छुट्टी पर है या फिर अदरवाइज अंडर सस्पेंशन है, ठीक है। तो डे ऑफ रिटायरमेंट और डेथ जो है ना, तो इसकी इसमें डेथ या फिर जो है आपकी दैट शैल बी पार्ट ऑफ द लीव और सस्पेंशन माना जाएगा, ठीक है, पार्ट ऑफ द लीव और सस्पेंशन, ठीक है। बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज और ऑन अ हॉलीडे, क्या आप अपना चार्ज जो है किसी वाले दिन दे सकते हो क्या, छोड़ सकते हो क्या, मतलब कि भाई मैं आप जो है छुट्टी वाले दिन, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिटायरिंग सुपरविजन शुड फॉर्मली रिलिंक्विश चार्ज ऑफ ऑफिस ऑन आफ्टरनून ऑफ दैट डे इटसेल्फ इवन इफ इट हैपेंस टू बी क्लोज हॉलिडे, ठीक है। हाँ वो कह रहा है कि जो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है इफ ही इज रिटायरिंग ऑन सुपरएनुएशन पे अगर वो हो रहा है, शुड फॉर्मली रिलिंक्विश ऑफ ऑफिस ऑन द office of afternoon of that day itself even if it happens to be a close holiday. The cash stores etc may be made over by the retiring officer on the close of the previous working day. Yeah, तो previous working day पे आपको कर देना है वो. The actual relinquishment of charge of office shall be made in the prescribed form on the last day of service for which the physical presence of the officer in the office need not be insisted, ठीक है. Actual जो relinquishment of charge होगा आपका office shall be made in the prescribed form on the last day of service for which the physical presence जो है ना, which the physical presence जो है of the officer need not be insisted, मतलब आपको वो insist नहीं करना है, ठीक है, कि भाई लास्ट डे आना ही है। अगर छुट्टी पड़ती है तो जो भी आपका प्रीवियस वर्किंग डे है आप वहां तक आएंगे बस। इसके अलावा बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन, किस तरह से हम कोई भी क्लेम करते हैं आप पेंशन ग्रेचुटी फैमिली पेंशन बेनिफिट, ठीक है, दे विल बी रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स इन फोर्स ऑन द टाइम ऑन विच द एम्प्लॉय सीजेस टू बी इन सर्विस, ठीक है। वहां पर क्या करते हैं, जो भी रूल जो है इफेक्टिव है कब, जो भी रूल्स जो हैं दैट इज ऑन द डेट ऑफ विच द एम्प्लॉय सीजेस टू बी इन सर्विस, वो उस दिन के वो जो भी रूल है वो चलेगा आपका, ठीक है। limitations on number of pension, a government servant is not eligible for two pension in the same service और post, ये important है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है he is not eligible for two pensions in the same service or post at the same time or at by the continuous service. A pensioner receiving होता है a pensioner receiving superannuation or retiring pension and re-employed subsequently is not eligible for a separate pension and gratuity for the period of his re-employment, ये important है। कोई भी जो गवर्नमेंट है इज नॉट एलिजिबल फॉर टू पेंशन, पहली बात तो इन द सेम सर्विस में इन द सेम सर्विस और पोस्ट, एट बाय द सेम बाय द by the same service or by the same continuous service, ठीक है, by the, at the same time or the same continuous service, ठीक है। अ पेंशनर रिसीविंग सुपरएनुएशन और रिटायरिंग पेंशन और री-एम्प्लॉय, पेंशनर कोई भी है receiving superannuation retiring pension or re-employed subsequently is not eligible for a separate pension and gratuity for the period of his re-employment, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक पेंशनर है इफ इज रिसीविंग superannuation या रिटायरिंग पेंशन एंड re-employed subsequently is not eligible for a separate pension and gratuity for the period of his re-employment, ठीक है, अलग से उनके लिए वो नहीं मिलेगा। पेंशन एंड फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट की बात होती है, दैट इज फ्यूचर गुड कंडक्ट जो है दैट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन है आपकी, ठीक है, that is an implied condition for every grant of pension and it's continuous uh, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी जो पेंशनर है अगर वो किसी सीरियस क्राइम में मिलते हैं या फिर कोई ग्रेव मिसकंडक्ट में मिलते हैं, द होल और पार्ट ऑफ द पेंशन में बी विदहेल्ड, वो कर सकते हैं, आप वो विदहेल्ड कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। जब पेंशन जो है दैट कैन बी विदहेल्ड और विड्रॉन बाय रिटन ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेदर परमानेंटली और स्पेसिफिक, ठीक है। तो आपको जो भी एक रिटन ऑर्डर देंगे, ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेदर परमानेंटली और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। हाउ टू विड्रॉ किसके पास है, एक्चुअली द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू विदहोल्ड अ पेंशन, प्रेसिडेंट साहब के पास जो है पावर है आपकी, the president has the power to withhold a pension or gratuity or both
or withdraw a pension or part thereof, but the pension shall not be reduced to the minimum. ठीक है, but it shall not be reduced below the minimum pension of 9,000 rupees. He can also order recovery. रिकवरी भी कर सकते हैं, इवन प्रेजेंट हिसाब से चाहें तो आपका रिकवरी भी कर सकते हैं फ्रॉम पेंशन फ्रॉम अ पेंशन और ग्रेचुटी से भी, ठीक है, ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है. If any departmental or judicial during the pension is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of his service, including re-employment after retirement. If a department proceeding अगर आप चल जाती है किसी के खिलाफ under CCA rules while the government servant was in service, अगर उस टाइम पे सर्विस में continued after retirement, ठीक है, it will have no effect on the pension and gratuity of the pensioner, ठीक है. कोई भी अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग है आपके पहले चलिए जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो सर्विस में थे, ठीक है, और वो आफ्टर रिटायरमेंट तक चलती रही, एंड विल हैव नो इफेक्ट ऑन दी पेंशन पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही ग्रेजुटी पे, इफ द डिपार्टमेंट आर नॉट कंस्टिट्यूटेड व्हाइल ही वाज इन सर्विस, ठीक है. इट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द, तो इस केस में है अगर मान लीजिए कोई भी आपकी जो डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स है अगर चलती है व्हेन ही वाज इन द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वाज इन सर्विस एंड कंटिन्यूड आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द पेंशन. Okay, it will have no effect on the pension and gratuity for the pension. The department president are not instituted while he was in service, so it cannot be instituted without the sanction of the president. इसके लिए क्या चाहिए, sanction चाहिए आपको president का. और in respect of any event which took place more than 4 years जो भी है before such institution, ठीक है, तो उनके खिलाफ नहीं चल सकती आपकी, ठीक है. तो अगर आपको ये मान लीजिए वो जो पर्सन है जब सर्विस में जब तक कुछ नहीं हुआ, सर्विस के बाद तक वो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चलती रही, तो वो अब जो है बाद में नहीं चल सकती प्रोसीडिंग. विदाउट द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आपको लेना पड़ेगा. इसके साथ में आपको कोई भी जो इवेंट है अगर वो 4 साल से ज़्यादा हो गया तो उस केस में नहीं चलेगा, ठीक है. इट विल बी कंडक्टेड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच प्लेस एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट और इन विच एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कुड बी मेड इन रिलेशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज सर्विस, ठीक है. के द्वारा चलेगा बाय सच अथॉरिटी और सच प्लेस एज प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट, ठीक है. तो कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट, कोई भी ग्रुप ऑफिसर है गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट एक्सेप्ट एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन, कब तक, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन चाहिए. अगर आप 1 साल के अंदर ले रहे हैं तो इफ एक्सेप्ट सच एम्प्लॉयमेंट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन, तो क्या उनकी मे विद होल्ड और होल पार्ट ऑफ सैंक्शन. एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर अ फॉरेन गवर्नमेंट, so the retired group government servant should not accept any employment under any government outside India within the prior sanction of this. आउटसाइड इंडिया जाना तो आपको चाहिए विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट विदाउट प्रायर, तो नो पेंशन इज पेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच अपॉइंटमेंट आल्सो और फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज मे बी ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट. इफ एनी एम्प्लॉयमेंट इज टेकन विद द प्रायर सैंक्शन, ले लीजिए ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट टू रिटायर नो फर्दर, अगर मान लीजिए कि इन्होंने पहले से ही ले रखा है आपने कि इन्होंने प्रायर सैंक्शन ले लिया ड्यूरिंग द लीव प्रिपेयर्ड टू रिटायरमेंट, तो इस केस में नो फर्दर परमिशन इज रिक्वायर्ड, है ना. क्योंकि वो एक बार तो ले चुके हैं. बोलते हैं क्वालिफाइंग सर्विस. ये क्वालिफाइंग सर्विस क्या आता है आपका, देखिए क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कमेंस करता है फ्रॉम द डेट्स ही टेक्स द चार्ज ऑफ द पोस्ट टू विच ही इज फर्स्ट अपॉइंटेड इन परमानेंट कैपेसिटी. टेम्पररी सर्विस फॉलोड बाय कंफर्मेशन विदाउट इंटरप्शन ऑल्सो क्वालिफाई. कोई भी आपके पास टेम्पररी सर्विस है अगर वो फॉलोड बाय कंफर्मेशन है विदाउट इंटरप्शन विल ऑल्सो क्वालिफाई एज क्वालिफाइंग सर्विस. जनरल कंडीशन क्या है कि इसकी कोई भी जो द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस हिज ड्यूटीज एंड पे आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. कोई भी जो सर्विस जो है या सर्विस ऑफ गवर्नमेंट शैल नॉट क्वालिफाई अनलेस हिज ड्यूटीज और जो पे है दे आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड ऑन state government servant is appointed on deputation to a post under central government and subsequently transferred permanently to the central government. The continuous service rendered by him अंडर द स्टेटमेंट विल क्वालिफाई, ठीक है. अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको डेपुटेशन पे आता है वो यहाँ पे अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. देन ही जो भी उन्होंने वहाँ पे जो सर्विस दी है क्वालिफाई कंटिन्यूस सर्विस जो है उनकी क्वालिफाई मानी जाएगी. पीरियड्स काउंटिंग एज क्वालिफाइंग सर्विस कौन कौन से हैं, ड्यूटी एंड पीरियड्स, जो भी ड्यूटी और पीरियड्स जो है ट्रीटेड एज ड्यूटी का मतलब वो क्वालिफाइंग सर्विस मान जाएगा. ऑल काइंड ऑफ लीव विद लीव सैलरी, ऑल काइंड ऑफ लीव जिसमें भी लीव सैलरी मिल रही है वो क्वालिफिकेशन मानी जाएगी आपकी, ठीक है. इसके अलावा डेपुटेशन या कोई भी फॉरेन सर्विस हो गया वो भी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस ही है. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव इवन EOL भी आप दे सकते हैं बट इन ऑन अ मेडिकल सर्टिफिकेट. और अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव है विदाउट मेडिकल ग्रांटेड ड्यूटी इनेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू ज्वाइन ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ सिविल कमोशन. अगर मान लीजिए कोई सिविल कमोशन में हो गया या फिर कोई प्रोसिक्यूटिंग
हायर टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडीज आप कर रहे हैं, तो पीरियड जो है ऑटोमेटिकली काउंट्स एज क्वालिफाइंग विदाउट एन एक्सप्रेस सैंक्शन फॉर दिस पर्पस, ठीक है। ये कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ईयूएल मेडिकल पे है और सिविल कमोशन या फिर हायर टेक्निकल स्टडीज की है, अब वो कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग फॉलोड इमीडिएटली बाय अपॉइंटमेंट एज ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय। कोई भी प्री अपॉइंटमेंट मतलब पहले से आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है, कोई भी आपकी प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग है और जिसमें आपको फिर बाद में जो अपॉइंटमेंट दी जाती है तो वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की तो यस मानी जाएगी। सर्विस ऑन प्रोबेशन, यस प्रोबेशन भी माना जाएगा। सर्विस एज SAS अप्रेंटिस, यस अप्रेंटिस का भी क्वालिफाइंग सर्विस है। सस्पेंशन फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, ठीक है, वो माइनर पेनल्टी आपको पता है उसमें कुछ भी तो अगर आप सस्पेंड होते हैं और आपको फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी अगर आपको मिलती है तो उस केस में वो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होती है, ठीक है। तो माइनर पेनल्टी के केस में अगर आप इवन आप सस्पेंडेड भी हो तब भी वो जो क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है। सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इंक्लूडिंग सस्पेंशन इफ एनी, इफ द रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर दैट इट शैल काउंट, ठीक है। कोई भी मान लीजिए कोई भी सस्पेंशन हो गया जिसमें आपको मेजर पेनल्टी मिली, ठीक है, सस्पेंशन के टाइम में, एंड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी इंक्लूडिंग सस्पेंशन जो भी आपका टाइम था ना, इफ एनी, अगर रीइंस्टेटिंग जो अथॉरिटी है वो कहते नहीं इट विल काउंट, तो काउंट होगी, ठीक है। पीरियड्स नॉट काउंटिंग एज क्वालिफाइंग क्या नहीं होती है, और जो भी आपने सर्विस 18 साल से होने से पहले दी है वो सर्विस एज अप्रेंटिस, सिर्फ अप्रेंटिस के केस में ये एक एक्सेप्शन है, सिर्फ सास वाला अप्रेंटिस, सास अप्रेंटिस अलाउड है, इसके अलावा कोई अप्रेंटिस अलाउड नहीं है। तो सर्विस एज अप्रेंटिस एक्सेप्ट सास अप्रेंटिस। अनऑथराइज कोई भी एब्सेंस है आपकी, ठीक है, कोई भी आपकी अनऑथराइज जो भी एब्सेंस है अगर उसको डाइज नन कर दिया आपको, ठीक है, अनऑथराइज एब्सेंस। ओवरऑल स्टे, ओवर स्टे ऑफ लीव, ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलराइज्ड एज लीव विद लीव सैलरी, ठीक है, कोई भी आपकी ओवर स्टे ऑफ लीव है, ठीक है, कोई भी आपका ज्वाइनिंग टाइम है जो कि रेगुलराइज नहीं किया गया एज लीव विद लीव सैलरी, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो आपकी डाइजनल माना जाएगा, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड एब्सेंस ट्रीटेड एज डाइजन और ओवर स्टे ऑफ लीव, ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलराइज एज लीव विद लीव, ठीक है। और EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अदर देन सर्कम क्वालिफाइड इन दिस, तो कोई भी अगर आपकी EOL है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपकी क्वालिफाई नहीं की जाएगी सर्विस में। ओवर स्टे ऑफ लीव हो गया, कोई भी डाइजनल हो गया, ज्वाइनिंग टाइम रेगुलराइज नहीं किया, एज लीव, ठीक है, विद लीव सैलरी, ठीक है। और इसमें सस्पेंशन जो है फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी, कोई भी आपकी थोड़े डज नॉट ऑर्डर सो, ठीक है, तो उसके समय आ जाएगा। सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी कंटिन्यूस सर्विस रेंडर्ड इन गवर्नमेंट सर्वेंट belonging to a government servant in an officiating or temporary or substantive capacity who was initially appointed in a pensional establishment of the state government on or before this and who is permanently transferred to a service of post to which the will qualify, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी कंटिन्यूस सर्विस अगर आप कोई भी रेंडर करते हैं, कोई भी कंटिन्यूस सर्विस रेंडर करते हैं बाय गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू स्टेट गवर्नमेंट में आप अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, इन एन ऑफिशिएटिंग, और या तो आप ऑफिशिएटिंग है वहाँ पर या फिर कोई टेम्पररी या फिर कोई सब्सटेंसिव कैपेसिटी होल्ड कर रहे हैं विच वाज इनिशियली अपॉइंटेड इन अ पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड इन अ पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट थी वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, एंड हु इज परमानेंटली ट्रांसफर, अगर फिर आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है टू अ सर्विस और पोस्ट जहाँ पर ये रूल्स अप्लाई होते हैं तो इस केस में भी आप क्वालिफाई करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अगर कोई मान लीजिए ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर कोई सर्विस देता है तो क्या बोलते हैं अपेक्स अपॉइंटेड, अगर मान लीजिए 31/12 से पहले पहले किसी ऑटोनोमस बॉडी में हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से हैविंग टू दी विद, और फिर जो है उसके बाद क्या हुआ, फिर वो अपॉइंट हुए विद प्रॉपर परमिशन टू सर्विस, ठीक है, और पोस्टल गवर्नमेंट टू विच दीज रूल्स अप्लाई आफ्टर रेजिग्नेशन,
after acceptance his resignation from the side of the shall qualify, तो इस केस में वो क्वालिफाई माना जाएगा. Having a non-contributory pension scheme, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी तो माना जाएगा इसमें. नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जैसे नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी समझते हैं आप, जैसे जो एनपीएस है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी. ठीक है, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है बेसिकली. तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी वो पहले वाली हो गई. तो काउंटिंग ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पररी स्टेटस बाय कैजुअल लेबर्स वो भी हो जाएगा उसमें, लेकिन हाफ ऑफ द पीरियड होता है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट हाफ ऑफ द पीरियड जो है, the period shall qualify as qualifying service. ठीक है, आफ्टर कन्फर्ट टेम्पररी स्टेटस ऑन दिस एंड सब्सिक्वेंटली रेगुलराइज अगर उसको कर दिया गया है तो हाफ ऑफ द पीरियड. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाफ ऑफ द पीरियड. ठीक है, काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे है तो पर्सन मान लीजिए इनिशियली एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड सब्सिक्वेंटली अपॉन डन बिफोर दिस द सेम ऑन द पर्सन परमानेंट कैपेसिटी. ठीक है, मान लीजिए पहले रखा और फिर उनको परमानेंट कैपेसिटी में आपने क्या कर दिया, इनिशियली एंगेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट और उसमें एंड सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड और सब्सिक्वेंटली जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया बिफोर दिस ऑन और बिफोर एज इन परमानेंट कैपेसिटी इन ऑप्शन टू रिफंड गवर्नमेंट contribution to contribution PF with interest thereon including any other compensation for that service. In such case the period of initial service will qualify. ठीक है, तो बहुत अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पे भी पर्सन ना कोई पर्सन जो है इनिशियली एंगेज किया गया उनको कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड और सब्सिक्वेंटली उनको अपॉइंट कर दिया गया ऑन और बिफोर पेंशनेबल इंस्टैब्लिशमेंट. ठीक है, ऑन और बिफोर 31/12 टू सेम और अनदर पोस्ट इन परमानेंट कैपेसिटी. ठीक है, वहाँ पर उनको कर दिया गया बिफोर दिस बिकॉज वो आ गए इसमें दे हैव एन ऑप्शन. ही हैज एन ऑप्शन टू रिफंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू. तो क्या कर सकते हैं, वो रिफंड कर सकते हैं गवर्नमेंट के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है टू contributory provident fund with the interest thereon. ठीक है, इंक्लूडिंग एनी अदर कॉम्पनसेशन. अगर कोई अदर कॉम्पनसेशन दे वो भी दे सकते हैं. फिर इस केस में इन सच केस में होगा क्वालिफाई क्वालिफाई हो जाएंगे. इनकी कॉन्ट्रैक्ट वाले भी पर्सन है उनको भी मिलेगा, कैजुअल लेबर्स को भी मिल रहा है. तो आप टेम्परेरी लेकिन हाफ ऑफ द पीरियड है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाले को तो पूरा क्वालिफाई करेगा, ऑटोनोमस वाले को पूरा, स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरा. काउंटिंग ऑफ प्री रिटायरमेंट सिविल मिलिट्री सर्विस. अगर मान लीजिए इन द केस ऑफ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय है सिविल या मिलिट्री पर्सन का, तो प्री रिटायरमेंट जो भी सिविल मिलिट्री सर्विस है विल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस अंडर सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, दिस विल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस अंडर सर्टेन कंडीशन. बोल द राउंडिंग ऑफ करना है. मान लीजिए क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन ग्रेचुटी वो कैलकुलेटेड एक्सप्रेस इन कंप्लीटेड हाफ ईयर्स. तो फ्रैक्शंस इक्वल टू 3 months एंड अबव शैल बी ट्रीटेड एज 1 half year. ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ 3 लेस देन 3 months विल बी इग्नोर्ड. 3 महीने से अगर कम कोई भी कम से वो होगी तो उसको इग्नोर कर देना है. 3 महीने से ज़्यादा जितना भी होगा उसको 6 months माना जाएगा. तो क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन ग्रेचुटी इसमें क्या रहा है आपका, फॉर द केस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन और ग्रेचुटी कंप्लीट हमेशा जो है हमेशा कंप्लीट हाफ ईयर में की जाती है. ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन है कोई भी फ्रैक्शन मंथ्स है हाफ हाफ ईयर माना जाएगा. लेस देन अगर 3 ईयर इग्नोर कर दिया. ये इंपॉर्टेंट. जैसे मान लीजिए किसी ने सर्विस दिया 9 years 8 months 29 days. अब इसने 9 years तो आपका पूरा का पूरा होगा, ये तो आपको 18 months वैसे कैसे हो गया. अब बात करते हैं 8 months में लोग ये 19 हो गया. ठीक है, बात करते हैं कि अभी जो बच गया वो कितना बच गया, वो तो आपका 2 महीने और 29 बचा, यानी कि पूरा नहीं हुआ ना, तो 19 ही रहेगा इससे. ठीक है, किसी ने 9 मंथ्स दिया था उसको 20 हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है, तो इंटीमेशन टू एम्प्लॉयज अबाउट देयर क्वालिफाइंग सर्विस. हेड ऑफ ऑफिस जो है इन कंसल्ट विद अकाउंट ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इशू सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफाइंग सर्विस. कब बोलते हैं, आफ्टर 18 ईयर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, या फिर जब आपके 5 साल बचते हैं ना अगेन, एंड 5 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय. ठीक है, तो ये किसको देना है, आपका हेड ऑफ ऑफिस को देना है. जो भी आपके हेड ऑफ ऑफिस वो आपको बताएंगे कि हाँ जी इन कंसल्टेशन विद द अकाउंट ऑफिसर. ठीक है, हाँ जी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड अगेन बिफोर अगेन 5 ईयर्स बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय. such further the verification done under this rule shall be treated as final and shall not be reopened. ठीक है, इसको फाइनल माना जाएगा. ठीक है, इसको फाइनल माना जाएगा एंड shall not be reopened except under certain conditions. The service verification should invariably be issued to the government servant in format form.
काउंटिंग ऑफ प्रीवियस सिविल मिलिट्री सर्विस के बारे में बात करते हैं। आप बोलते हैं कुछ कुछ कंडीशन लगेंगी, वो क्या लगेगी वो देख लेते हैं। ऑन री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, employees who had retired on superannuation retirement pension are not eligible for confirmation and beneficiary benefits, and for re-employment employed service they are taken as temporary employees। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि employees who had retired on superannuation, जो भी रिटायर कर गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन री-एम्प्लॉयमेंट सिविल पोस्ट। ठीक है, तो बोलता है हु हैड रिटायर्ड, जो भी रिटायर कर गए हैं, सुपरएनुएशन पे हो गया है, ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन नहीं होती है इनकी, एंड पेंशनरी बेनिफिट्स, भाई उनको कोई पेंशनरी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर री एम्प्लॉयमेंट सर्विस, फॉर री एम्प्लॉयड सर्विस, जो भी जो सर्विस जो री एम्प्लॉय कर रहे हैं दोबारा से दी जा रही है उनको, उसके लिए ना ही उनको कोई कंफर्मेशन मिलता है, नॉट एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन एंड पेंशन बेनिफिट्स फॉर री एम्प्लॉयड सर्विस, दे आर टेकन एज टेम्पररी एम्प्लॉय। इंपॉर्टेंट है दैट दे आर टेकन एज टेम्पररी एम्प्लॉयज, उनको रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोलता है एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड ऑन कॉम्पनसेशन पेंशन। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे पर्सन है जो कि रिटायर हो गए हैं कॉम्पनसेशन पेंशन पर, जैसे ग्रेचुटी और इनवैलिड पेंशन, ग्रेचुटी was re-employed on this to service are eligible for confirmation। देखिए कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए रिटायर्ड ऑन कॉम्पनसेशन पेंशन और इनवैलिड पेंशन, ठीक है, he was re-employed and appointed on or before, कोई भी जो अगर एम्प्लॉयज है वो रिटायर्ड ऑन कॉम्पनसेशन पेंशन, मान लीजिए वो कॉम्पनसेशन पेंशन पर आ गए हैं, या फिर उनको ग्रेचुटी मिल रही है, या फिर कोई इनवैलिड पेंशन पर आ गया है, या री-एम्प्लॉयड अपॉइंटेड और बिफोर दिस सर्विस और पोस्ट एलिजिबल फॉर। कोई हम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है कोई भी कॉम्पनसेशन पेंशन पर है या फिर इनवैलिड पेंशन पर है, ठीक है, देन दे आर एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन। So the appointing authority जो है while issuing confirmation order should require the employee in writing to exercise either of the options mentioned below within 3 months of the date of issue of orders। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी है ना while issuing orders दें, require the employee in writing to exercise either of the options। तो हम दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं within date of issue of order। Within 3 months, employees who retired from military service before attaining the age of superannuation and were re-employed in civil service or post before this are eligible for confirmation। The appointment method, while order one should add the employee to in writing to exercise the option within 1 year of the date of his re-employment। ठीक, क्या क्या है, to retain all gratuity for the former service and if pensioners continue drawing the pension and not to count the former service for future pension benefits। दूसरा, to refund all the gratuities received for the former service, and in addition if pensioners to cease drawing the pension and refund the commutation amount if any, and to count the former service for future pension benefits। दिन दोबारा से इसको मिलिट्री सर्विस के बारे में बोल रहे हैं आपको। सबसे पहले जो भी एम्प्लॉइज जो हैं हु हैड रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन, तो भी कहते हैं कोई भी एम्प्लॉय है अगर जिन्होंने हु हैड रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन, जो कि पहले अभी सुपरएनुएशन पे रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट में दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए और री एम्प्लॉयमेंट सर्विस जब भी वो री एम्प्लॉय होते हैं तो वो उसके लिए नहीं है कि बिकॉज दे आर टेकन एज टेम्पररी एम्प्लॉयज जो है उनको रखा जाता है। एम्प्लॉयज जो रिटायर्ड ऑन कॉम्पनसेशन या इनवैलिड पेंशन पे आ गए हैं, ठीक है, एंड अपॉइंटेड ऑन और बिफोर, अगर वो पहले जो है 31/12/2003 से पहले पहले जो किसी सर्विस पर आ गए हैं, ठीक है, तो उनको एलिजिबल, दे आर एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन के लिए वो वैलिड है। ठीक है, बोलता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है कोई भी इशू कंफर्मेशन का ऑर्डर इशू करने के लिए शुड रिक्वायर द एम्प्लॉयमेंट राइटिंग टू एक्सरसाइज ईदर ऑफ द ऑप्शंस मेंशन बिलो विद इन 3 मंथ्स। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 3 महीने के अंदर अंदर
ये जो 2 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ये आपको यूज़ करने हैं, ठीक है? क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? ऑप्शंस नंबर वाला है कि आप चाहे तो रिटेन कर सकते हो ऑल ग्रेच्युटी रिसीव्ड फॉर द फॉर्मर सर्विस एंड इफ पेंशन कंटिन्यू ड्राइंग द पेंशन एंड नॉट टू काउंट द फॉर्मर सर्विस। अगर मान लीजिए वो कंटिन्यू दे वांट विश टू कंटिन्यू ड्राइंग द पेंशन, ठीक है? एंड नॉट टू काउंट द फॉर्मर सर्विस फॉर फ्यूचर पेंशन बेनिफिट्स, ठीक है? तो उनके पास एक ही ऑप्शन भी होता है कि वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, नॉट टू काउंट दिस सर्विस, नॉट टू काउंट द फॉर्मर सर्विस फॉर फ्यूचर पेंशनरी बेनिफिट्स, ठीक है? एक तो ये ऑप्शन है उनके पास। दूसरा क्या उनके पास होता है टू रिफंड, और ये जितना भी है उन सबको उन्होंने रिफंड कर दिया। यहाँ पे एक कंटिन्यू कर रहे थे, यहाँ पे इन्होंने रिफंड कर दिया, और ग्रेजुएटी रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन सर्विस एंड इन एडिशन इफ पेंशनर सीज टू ड्राइंग एंड इफ पेंशनर्स टू सीज ड्राइंग इन द पेंशन एंड रिफंड द कम्यूटेशन अमाउंट, ठीक है? दे सीज टू ड्राइंग द पेंशन एंड रिफंड कर देते हैं कोई भी कम्यूटेशन अमाउंट है इफ एनी एंड टू काउंट द फॉर्मर सर्विस, और वो कहते हैं कि ठीक है आप हमारी सर्विस काउंट कर लीजिए, ठीक है? तो ये 2 ऑप्शन है उनके पास। तो विदिन 3 मंथ्स जैसे ही कन्फर्मेशन ऑर्डर होता है ना आपका, स्टार्टिंग में कन्फर्मेशन ऑर्डर होने के बाद 3 महीने के अंदर-अंदर उनके पास ऑप्शन होता है ऐसा करने के लिए। और जो भी एम्प्लॉइज़ हैं हू रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुशन री-एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विस आर एलिजिबल फॉर कन्फर्मेशन, ठीक है? दे आर एलिजिबल फॉर कन्फर्मेशन। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल इश्यू व्हाइल इश्यूइंग ऑर्डर्स ऑफ अपॉइंटमेंट शुड डायरेक्ट द एम्प्लॉयी इन राइटिंग टू एक्सरसाइज द ऑप्शन विदिन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ हिज री-एम्प्लॉयमेंट। आपको 1 साल के अंदर-अंदर बताना है। तो जहाँ ऊपर जो है जो पर्सन जो भी कॉम्पनसेशन या पेंशन या इनवैलिड पेंशन पर आ गए थे, ठीक है? वो कन्फर्मेशन के लिए एलिजिबल तो हैं, ठीक है? वो रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन। देखिए 2-3 बातें थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं इसमें। देखिए जो सबसे पहली बात बोल रहे हैं कि जो भी पर्सन सुपरएनुएशन पर आ रहे हैं, ठीक है? या रिटायरमेंट पेंशन पर आ रहे हैं, उनको कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, ना ही पेंशन बेनिफिट मिलेगा फॉर री-एम्प्लॉयमेंट सर्विस, ठीक है? दे आर टेकन एज़ टेम्परेरी एम्प्लॉइज़। दूसरा बात करते हैं, कोई भी एम्प्लॉइज़ हैं जो रिटायर होते हैं किसी कॉम्पेंसेशन पेंशन पर, तो उनके पास तो अभी टाइम है, तो दे आर एलिजिबल फॉर कन्फर्मेशन, और कन्फर्मेशन ऑर्डर्स में उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर सब कुछ रिफंड कर सकते हैं, और विदिन 3 मंथ्स उनको बताना पड़ेगा। दूसरा बोलता है जो भी कन्फर्मेशन हू रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ, ये बहुत ज़्यादा, बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, ठीक है? जो भी मिलिट्री सर्विस दी है बट बिफोर बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन वो आ गए हैं, एंड दे वर री एम्प्लॉयड, किसी वहाँ पर जो है री एम्प्लॉय कर लिया बिफोर दिस फॉर कंफर्मिंग द अपॉइंटिंग इशू ऑर्डर कि भाई आप जो है 1 साल के अंदर अंदर अपना जो है ये शुड ऐड द एम्प्लॉय इन राइटिंग टू एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट, की आप साल के अंदर अंदर ये दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। इफ द री एम्प्लॉयमेंट पेंशन एक्सरसाइज एज एट ऑप्शन 2 अब मतलब रिफंड जहाँ पर करना चाहते हैं, देन दे शुड स्टॉप ड्रॉइंग एनी पेंशन फोर्थ विद the element of pension ignored while fixing the initial pay in the re-employed post and drawn from the re-employment to the post of season of roll pension। बोलता है अगर मान लीजिए जी कोई भी जो एलिमेंट ऑफ पेंशन है जो भी इग्नोर कर दिया गया था ना, पहले तो आपको जब सर्विस फिक्स की गई आपकी, अब तो आप रिफंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इग्नोर कर दिया गया था, क्योंकि ignored while fixing the initial pay in the re-employed post and drawn from the date of re-employment on the date of cessation of the roll of pension, the value received for the commutation of pension, if any, and the retirement gain received for the previous service should be refunded to the government within 1 month। कब करना है? विदिन 1 मंथ करना है आपको, ठीक है? तो जितना भी जो है आपको सब क्या करना है, रिफंड करना है विदिन 1 मंथ ऑन द रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट। क्या ऐसे नहीं करना, विद इंटरेस्ट करना है, एट द रेट एज एप्लीकेबल टू जीपीएफ डिपॉजिट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेंशन बेनिफिट्स टू द डेट ऑफ देयर रिफंड, ठीक है? एंड पीनल इंटरेस्ट जो है एट द रेट 2% पर एनम विल बी चार्ज ऑन डिलेड पेमेंट। तो भी डिले पेमेंट होती है तो उसके 2% इन एडिशन टू नॉर्मल रेट इंटरेस्ट मेंशन अबव इफ द अमाउंट विद इंटरेस्ट इज नॉट रिफंडेड विद इन 1 मंथ, ठीक है? और द पेंशन ड्रॉन प्रायर टू डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो आपने पेंशन जो है ना जो ड्रॉन कर लिया आपने प्रायर टू द डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंड, वो आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है। तो यह क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी री एम्प्लॉयमेंट पेंशनर है, ठीक है, अगर वो चाहता है कि भाई ठीक है मैं जो है अपनी सर्विस काउंट करवाना चाहता हूँ और मैं अपना पहले वाला रिफंड कर रहा हूँ सब कुछ, तो उनको क्या करना चाहिए, जो पेंशन जो एलिमेंट ऑफ पेंशन जो हमने इग्नोर कर दिया था स्टार्टिंग में वाइल फिक्सिंग द इनिशियल पे इन द री एम्प्लॉयमेंट इन द री एम्प्लॉयड पोस्ट एंड ड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टू द डेट ऑफ cessation of drawal of pension, the value received for the commutation of pension, if any,
and the retirement gratuity received for the previous service should be refunded. द एलिमेंट ऑफ पेंशन इग्नोर्ड वाइल फिक्सिंग द इनिशियल पे, जब आपने इनिशियल पे आप फिक्स कर रहे थे उस टाइम पे आपने फिक्स उस टाइम पे तो एलिमेंट ऑफ पेंशन जो है आपने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया इन द रीएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, क्योंकि जब वो दूसरी पेंशन के लिए आ रहे थे तो भी उनके पास वो दोनों ऑप्शन थे कि वो कंटिन्यू करना चाहें या रिफंड करना चाहें, ठीक है। तो हमने उस टाइम पे क्या किया था, द एलिमेंट ऑफ पेंशन हमने इग्नोर कर दिया था वाइल फिक्सिंग द इनिशियल पे, ठीक है, इन द रीएम्प्लॉयड पोस्ट, ठीक है, एंड ड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट टू द सेसेशन ऑफ ड्रॉल ऑफ पेंशन। तो क्या है, द एलिमेंट ऑफ पेंशन इग्नोर्ड वाइल फिक्सिंग द इनिशियल पे। तो जो उन्होंने पेंशन लिया है कब से कब तक, ड्रॉन जो भी आपने पेंशन ली है कब से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने पेंशन ली है ड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टू द डेट ऑफ सीसेशन ऑफ द ड्रॉल ऑफ पेंशन, वहाँ तक कोई भी जो आपने उस दौरान आपने जो भी अमाउंट लिया आपने, कोई भी जो वैल्यू रिसीव्ड फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इफ एनी, ठीक है, कोई भी कम्यूटेशन आपने लिया है, देखिए दो चार चीज़ें हैं इसके अंदर, कोई भी पेंशन लिया है वो, कोई भी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लिया है वो, और द रिटायरमेंट ग्रेचुटी आपके पास कुछ भी, इवन द रिटायरमेंट ग्रेचुटी, जी हाँ वो भी, फॉर द प्रीवियस सर्विस शुड बी रिफंडेड विद इन 1 month ऑफ द रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, फ्रॉम द रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन से विद इंटरेस्ट एज रेट टू जीपीएफ डिपॉजिट एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेंशन बेनिफिट्स टू द डेट ऑफ देयर रिफंड, ठीक है, उतना पूरा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट जो भी आपको मिल रहे हैं वो टू द डेट ऑफ देयर रिफंड। पीनल इंटरेस्ट 2% का लगेगा अगर डिले पेमेंट हो जाती है इन एडिशन टू नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इन एडिशन टू नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट अब if the amount with interest is not refunded within 1 month, ठीक है, पेंशन ड्रॉन प्रायर टू द डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड, ठीक है, और जो भी आपकी पेंशन है ना ड्रॉन प्रायर टू द डेट ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड। राइट टू काउंट फॉर्मर सर्विस फॉर फ्यूचर पेंशन विल नॉट रिवाइव अंटिल द होल अमाउंट ड्यू, जो है जब तक आपका रिफंड नहीं होता। If the individual dies before completion of the refund, the balance unrefunded gratuity that will be adjusted against the death gratuity payable to his family. When option not exercised, if no option is exercised, the employee will be deemed to have opted to continue the draw pension, ठीक है, or retain the gratuity without counting the former service for future option. Emoluments और एवरेज emoluments का क्या मतलब क्या होता है देख लेते हैं। Emoluments मतलब होता है फॉर पेंशन इंक्लूडिंग ओनली पे इन लेवल पे मैट्रिक्स ऑफ पे मैट्रिक्स, ठीक है, सब्सटेंटिव हो या प्रोफेशनल एंड नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बट डज नॉट इंक्लूड स्पेशल allowance, personal pay, deputation, duty allowance, etc. For service, gratuity, retirement, death gratuity, DA on the date of retirement, death will also taken as emoluments, ठीक है। बड़ी छोटी सी चीज़ में और काफ़ी सारी बातें इन्होंने बोल दिया है यहाँ पर। देखिए emoluments का मतलब होता है that includes only pay, क्या क्या इंक्लूड करता है वो आपका, इंक्लूड ओनली पे, जब आपका एक तरीके से पे इन पे लेवल जो मिलती है ना आपको इन द लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स वो, ठीक है, एंड एनपीए आपका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस करता है, ठीक है, जो भी डॉक्टर वगैरह के केस में, बट डज नॉट इंक्लूड कोई भी स्पेशल अलाउंस, पर्सनल पे या फिर डेपुटेशन पे नहीं मिलती अलाउंस एक्स्ट्रा फॉर सर्विस और ग्रेचुटी, फॉर सर्विस ग्रेचुटी या फिर रिटायरमेंट ग्रेचुटी या फिर डेथ ग्रेचुटी डीए ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेथ रिटायरमेंट या डेथ विल ऑल्सो टेकन एज एमोलमेंट, ठीक है। अगर हम सर्विस ग्रेचुटी की बात करते हैं, यहाँ पर तो बात हुई पेंशन की, ठीक है, किसकी बात हो रही है आपकी, यहाँ बात हो रही है आपकी पेंशन की, और यहाँ ये बात कर रहा है आपकी सर्विस ग्रेचुटी, रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुटी की केस क्या होगा, इन सब केस में आपका डीए जो भी आपका है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ विल बी टेकन एज इमोल्यूमेंट, तो इमोल्यूमेंट कंसिडर किया, ठीक है, डेथ के केस में और रिटायरमेंट के केस में, ठीक है, वहाँ पर आपका आपके जो है डी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेथ विल ऑल्सो बी टेकन एज इमोल्यूमेंट, तो उसमें जो है पे प्लस डी दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है। के लिए फॉर सर्विस ग्रेचुटी होगी आपकी, कोई भी रिटायरमेंट या फिर कोई भी डेथ ग्रेचुटी। एवरेज इमोलमेंट जो होता है वो लास्ट 10 मंथ्स का जो आपकी सर्विस दी होती है वो होता है आपका, ठीक है, दैट लास्ट 10 मंथ का आपकी जो सर्विस होती है वो होता है। सर्विस रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुटी क्या होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द इमोलमेंट्स ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ वाइल इन सर्विस। हाउएवर रिटायरमेंट डेथ ग्रेचुटी जो होती है देखिए रिटायरमेंट या देखिए सर्विस रिटायरमेंट डेथ ग्रेचुटी, ये तीनों की तीनों आपकी सर्विस ग्रेचुटी,
रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी इज बेस्ड ऑन द इमोलमेंट्स ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ वाइल इन सर्विस। जब भी आप सर्विस के अंदर होते हैं ना उस टाइम पे जो आपकी बेस्ड ऑन द इमोलमेंट्स ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या इस तरीके से। हाउएवर रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी विल बी बेस्ड ऑन द एवरेज इमोलमेंट्स। लेकिन रिटायरमेंट के केस में और डेथ ग्रेजुटी के केस में इट विल बी बेस्ड ऑन एवरेज इमोलमेंट्स इफ द इमोलमेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स अदरवाइज देन एज पेनल्टी। ठीक है, तो ये क्या कहता है आपका कि कोई भी आपकी सर्विस है, सर्विस ग्रेजुटी या रिटायरमेंट ग्रेजुटी या डेथ ग्रेजुटी। एक्चुअली इनका ये नहीं पता कि सर्विस ग्रेजुटी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी क्या होता है, ये है क्या कहीं पे? हाँ जी, सर्विस ग्रेजुटी है आपकी, रेजिडेंट ग्रेजुटी भी है, डेथ ग्रेजुटी भी, ये सारी हैं। एक बार इसको पढ़ना चाहेंगे हम। सर्विस ग्रेजुटी का मतलब होता है दैट नो पेंशन इज एडमिसिबल टू अ परमानेंट एम्प्लॉय हु रिटायर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। बोलते कोई भी पेंशन जो है एडमिसिबल नहीं है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कि रिटायर करता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, of qualifying service. Instead, a lump sum amount known as service gratuity at the rate of half month's emoluments for every completed 6 month period of qualifying is admitted. Emolument means basic pay, non-practice allowance, if any, and includes dearness allowance admissible on the date of retirement. ठीक है, this gratuity is in addition to retirement gratuity admissible to those who have completed 5 years qualifying service. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता क्या है ये सर्विस ग्रेजुटी। देखिए, सर्विस ग्रेजुटी का मतलब है जहाँ पर आपने, अगर मान लीजिए आपने 10 साल की जो क्वालिफाइंग सर्विस है, अगर आपने 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं करी है आपने, ठीक है, तो उस केस में कोई भी पेंशन जो है एडमिसिबल नहीं है टू अ परमानेंट एम्प्लॉय हु रिटायर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। 10 साल की आपने क्वालिफाइंग सर्विस अगर नहीं करी है ना, तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इंस्टेड इसके अलावा आपको क्या दे दिया जाएगा, इसमें एक लमसम पेमेंट दी जाएगी आपको। ठीक है, एक लमसम पेमेंट दी जाएगी जिसका नाम है आपका सर्विस ग्रेजुटी। ठीक है, एंड दिस विल बी एट द रेट ऑफ हाफ मंथ्स इमोल्यूमेंट्स। हाफ मंथ्स जो भी आपकी किस किस पर बेस करेगी आपकी, कि जो भी आपकी चल रही है, जैसे यहाँ पे ना हाफ मंथ्स इमोलमेंट, जो भी आपकी इमोलमेंट चल रही है उसको हाफ कर देंगे फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स, फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड के लिए। ठीक है, ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एडमिटेड। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 9 साल की सर्विस करी, तो वो आप क्या करेंगे 9 साल की सर्विस का, तो 18 महीने बन गई, क्योंकि हाफ ईयर में हम काउंट करते तो 18 मंथ्स बन गया आपका। तो ये 18 मंथ्स की जो भी आपकी हाफ मंथ की इमोल्यूमेंट जो आ रही है ना, वो कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, एंड ऐसे ही होता है ना। तो सर्विस ग्रेजुटी का मतलब होता है कोई भी पेंशन आपको एडमिसिबल नहीं है बिफोर 10 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। इंस्टेड एक लमसम पेमेंट दी जाती है उस केस में आपको, उसको बोलते हैं आपकी सर्विस ग्रेजुटी एट द रेट ऑफ हाफ मंथ इमोल्यूमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इज एडमिटेड। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पर आपको पता ही है, पेंशन वगैरह के केस में क्या होता है आपका बेसिक पे। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका, इमोल्यूमेंट्स यहाँ पर आएगा आपका दैट इज बेसिक पे प्लस एनपीए। ठीक है, एंड इंक्लूड्स डीएनएस अलाउंस भी। ठीक है, दिस ग्रेजुटी इज इन एडिशन टू रिटायरमेंट ग्रेजुटी, इसके साथ में रिटायरमेंट ग्रेजुटी अलग से मिलती है। दोज हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, वो क्या होता है देख लीजिए, ये जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी एडमिशन टू ऑल एम्प्लॉयज हु रिटायर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, जिसने भी 5 साल की सर्विस पूरी कर ली ना, उनको दी जाती है एट द रेट ऑफ 1/4। तो उसमें क्या, इनका रेट क्या होता है 1/4। जैसे वहां पर क्या था, हाफ दिया ना, हाफ मंथ इमोल्यूमेंट दिया, यहाँ पर 1/4 ऑफ इमोल्यूमेंट दी जाती है। ठीक है, और ईच कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम, और इसमें भी मैक्सिमम की है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 16.5 टाइम्स द इमोलमेंट्स और ₹20 लाख, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 लाख फ्रॉम 1/16। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कह रहा है कि सर्विस ग्रेजुटी जब आपको मिलती है ना, क्योंकि इसमें पेंशन तो आपको मिल नहीं रही है कि आप 10 साल से पहले पहले कर रहे थे, उन्होंने एक लमसम अमाउंट दे दिया जो भी आपके हाफ मंथ इमोलमेंट के बेसिस पर बन रहा था, वो आपको दे दिया उन्होंने फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड, और इमोलमेंट बेसिक में प्लस एनपीए प्लस डीएनएस अलाउंस करके उन्होंने दे दिया आपको सर्विस ग्रेजुटी। अब इस केस में वो कहता है दिस इज इन एडिशन टू रिटायरमेंट ग्रेजुटी, ये आपको जो है सर्विस ग्रेजुटी के साथ साथ में आपको ये भी दी जाती है। तो ये क्या दिया जाती है आपको, एक ये उसको बोला था रिटायरमेंट ग्रेजुटी, उसके लिए आप एडमिशन जिन्होंने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली उनको दिया जाता है एट द रेट ऑफ 1/4 ऑफ इमोल्यूमेंट, 1/4 ऑफ इमोल्यूमेंट जो है फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 16.5 टाइम्स। ठीक है, और ₹20 लाख फ्रॉम 1/16। ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर,
कि जो भी रिटायर होते हैं जिन्होंने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली, उनको उन्होंने 1/4 कर दिया ऑफ एमोलमेंट फॉर ईच कंप्लीट हाफ मंथ 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 16.5 टाइम्स ज़्यादा दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। रिटायरमेंट ग्रेचुटी दे दी उन्होंने, सर्विस ग्रेचुटी भी दे दी। सर्विस ग्रेचुटी हो गया मतलब 10 साल से कम किया आपने एक तरीके से क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। 10 साल से अगर आप कम करेंगे तो सर्विस ग्रेचुटी, 5 साल से 5 साल से ज़्यादा करेंगे तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ठीक है। तो ये आपको जो है, मान लीजिए आपने 8 साल किया तो सर्विस ग्रेचुटी भी मिलेगी आपको, रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी मिलेगी आपको। द सीलिंग ऑफ ग्रेचुटी में इंक्रीज बाई 25% व्हेन डीए राइजेस बाई, जब भी आपका जो डीए है, ये जो सीलिंग जो है ना आपकी ग्रेचुटी और सीलिंग ऑन ग्रेचुटी बाई 25% बढ़ जाएगा जब ये डीए जो है आपका राइज होता है बाई 50%, ठीक है। तो सीलिंग ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है, कोई भी आपकी जो सीलिंग है ग्रेचुटी के, दैट में इंक्रीज बाई 25% अगर डीए राइज होता है 50%। इमोलमेंट्स इंक्लूड डीए ऑन द डेट ऑफ सेशन ऑफ सर्विस, ठीक है। डेथ ग्रेचुटी की बात करते हैं, दैट इज एडमिशन इन द केस ऑफ डेथ इन सर्विस, ठीक है। अब डेथ तो कभी भी हो सकती है, तो उसमें सर्विस ग्रेचुटी या रिटायरमेंट ग्रेचुटी तो बात ही नहीं होती कुछ भी, ठीक है। सर्विस ग्रेचुटी तो आपको 10 साल के बिफोर 10 ईयर्स मिलती है और रिटायरमेंट ग्रेचुटी आपको 5 साल के बाद मिलती है, ठीक है। वो आपकी 1/4 है, वो आपकी हाफ है आपकी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो है डेथ ग्रेचुटी केस में बोलते हैं, इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस फॉलोइंग, अगर मान लीजिए कोई 1 साल से पहले एक्सपायर कर जाता है तो उनको 2 टाइम्स मिलेगी। कोई 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक, लेस देन 5 ईयर्स है, लेस देन 5 ईयर तो 6 टाइम्स मिलेगी। अगर 5 से 11 ईयर्स तक है, ठीक है, तो 12 मंथ्स की टाइम्स ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स, ठीक है। और कोई मंथली इमोल्यूमेंट की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा, आप मंथली इमोल्यूमेंट बात करिए यहाँ पर, ठीक है। और कोई 11 ईयर्स और मोर बट लेस देन 20 ईयर्स, तो 20 टाइम्स ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट। और 20 ईयर्स और मोर कोई कर लेता तो हाफ मंथ ऑफ इमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीट 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स। मैक्सिमम जो है 33 टाइम्स देंगे उनको। और हाफ मंथ ऑफ इमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीट 6 मंथ। तो यहाँ पर ऊपर क्या कर रहे थे आपका, ऊपर आपको सब केसेस में आपको, अगर आपने 11 साल से लेके 20 साल तक अगर आपने नहीं किया है ना, तो 11 से लेके 20 साल तक, 20 साल से कम किया है मतलब, तो उसको क्या मिलेगा, 20 टाइम्स कर दिया गया सीधा। लेकिन 20 टाइम्स और मोर है तो हाफ मंथ ऑफ इमोल्यूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीट 6 मंथली पीरियड। जो भी आपने 6 महीने पूरे कर लिए ना, उसका हाफ मंथ ऑफ इमोल्यूमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स। इमोल्यूमेंट जो इंक्लूड डीए ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑल्सो, ठीक है। राउंडिंग ऑफ द, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है हाफ मंथ ऑफ इमोल्यूमेंट, मतलब यहाँ पर जब जैसे मंथली इमोल्यूमेंट दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर हाफ मंथ इमोल्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, जितनी आपने 6 पीरियड कंप्लीट कर लिया ना वो वाले का। और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 33 टाइम्स ऑफ इमोल्यूमेंट, उससे ऊपर नहीं जाएगा। राउंड ऑफ करना है, द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी शुड बी राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपी। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कवर्ड बाय एनपीएस शैल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेचुटी। अच्छा, रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी उनको मिलता है और डेथ ग्रेचुटी भी मिलता है, कि इनको एनपीएस वालों को, जो भी मान लीजिए जो एनपीएस की स्कीम में है ना, ठीक है, डेथ ग्रेचुटी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हाँ उनको ये रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी मिलती है। तो ये दोनों को मिलता है आपको, एनपीएस को डेथ ग्रेचुटी तो मिलती है, वो तो ठीक है आपका, बट रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी मिलती है आपको, ठीक है। टू मैक्सिमम 16.5 टाइम्स, और ये डेथ के केस में 33 टाइम्स है, ठीक है। और 10 साल से जिसने कम सर्विस कर ली उसको जो है लमसम पेमेंट दी जाती है आपको, ठीक है। और नो पेंशन इज एडमिसिबल, ठीक है। और रेजिडरी ग्रेचुटी बोलते हैं व्हेन एन एम्प्लॉय डाइज विद इन 5 ईयर्स, मान लीजिए कोई 5 साल के अंदर अंदर जो है चले गए, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, अब कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी एम्प्लॉय है जो कि डाइज, अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर अंदर एक्सपायर करेंगे, एंड द टोटल अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन, ठीक है, जैसे सर्विस ग्रेचुटी और डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन, रिटायरमेंट ग्रेचुटी कोई भी थी, और कम्यूटेशन अमाउंट इज लेस देन 12 टाइम्स द इमोल्यूमेंट at the time of the defense is granted to his nominee family, this is a रेजिडरी ग्रेचुटी, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो विद इन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का टाइम दे रहा है कि अगर आफ्टर रिटायरमेंट जो आप 5 साल के अंदर अंदर एक्सपायर कर जाते हैं, तो एंड द टोटल अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम, और जो टोटल अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन, जैसे सर्विस ग्रेचुटी पे उन्होंने जो किया, ठीक है,
आपने पूरी पेंशन ली है एक तरीके से, तब आपके जो है आपकी पेंशन तो स्टार्ट है ही अब आपका, तो जो भी आपका टोटल अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम, रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन, या फिर पेंशन के टाइम पे जो मिला आपको, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन और सर्विस ग्रेचुटी के टाइम पे आपको जो पूरा लमसम अमाउंट जो दिया गया है ना, ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड हाफ मंथ, ठीक है। तो या फिर कोई डियरनेस रिलीफ मिला गया आपको पेंशन के ऊपर, या फिर कोई रिटायरमेंट ग्रेचुटी आपको मिली। देखिए यहाँ पर जो ना रेजिडेंट ग्रेचुटी का मतलब ये कह रहे हैं कि जो कोई पर्सन जो है सीधा रिटायरमेंट के बाद, अब वो आपको रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कह रहा कि वो रिटायरमेंट कौन सी लिया उन्होंने, ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब तो 3 इयर्स के बाद ही हुआ है रिटायरमेंट, लेकिन रिटायरमेंट पहले भी तो ले सकते हैं ना वो। किसने रिटायरमेंट ले ली 5 साल के बाद, तो ले तो सकता ही है। हाँ, किसने 10 साल से पहले ले सकता है। तो कोई भी जब गवर्नमेंट सर्वेंट है, विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट जो है एक्सपायर हो जाते हैं, तो टोटल अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम, जितना भी उन्होंने टोटल अमाउंट रिसीव किया है ना ऑन अकाउंट ऑफ, जो पेंशन पे मिल रहा है उनको, या फिर कोई भी सर्विस ग्रेचुटी है आपकी इस तरह से, या फिर कोई डियरनेस रिलीफ मिल रहा है पेंशन पे, रिटायरमेंट ग्रेचुटी है कोई आपकी, ठीक है, या फिर कोई कम्यूटेशन अमाउंट है, ठीक है, इज लेस देन 12 टाइम्स द एमोलमेंट्स, अगर वो 12 टाइम्स ऑफ एमोलमेंट्स, इफ इट इज लेस देन 12 टाइम्स द एमोलमेंट, अगर वो 12 गुना से कम है, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 5 years, the total amount actually received by him on account of pension or service gratuity is less than is less than 12 times the emolument drawn at the time of retirement, ठीक है, the deficiency is granted to his nominee, deficiency जो भी है ना आपकी, granted to his nominee। ये समझ में नहीं आ रहा, रेजिडेंट ग्रेजुएट का बोलता है वेयर एन एम्प्लॉय डाइज विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, अगर मान लीजिए कोई 5 साल के अंदर अंदर चले जाते हैं, तो टोटल अमाउंट जो है एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन, जो भी टोटल अमाउंट जो है एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन जो उसको मिला, इज लेस देन 12 टाइम्स द एमोलमेंट, अगर वो 12 टाइम्स से कम है, ठीक है, ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो डेफिशिएंसी इज ग्रांटेड टू हिज नोमिनी, तो डेफिशिएंसी जो है ना, कॉल्ड रेजिडेंट ग्रेजुएटी, ओके। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मतलब कि जैसे आपको एक पर्सन अगर मान लीजिए एक्सपायर कर जाता है ना, तो फिर उनको अगर 5 ईयर्स के अंदर अंदर कर जाता है, तो जो उनको नॉमिनी जो उन्होंने कम्यूटेशन वगैरह जो पैसा ले रखा है ना, वो उनको वो करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये जो साथ साथ में काफ़ी सारे अमाउंट बोल रहे हैं, दैट व्हेन एन एम्प्लॉय डाइज विद इन 5 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट एंड द टोटल अमाउंट जो है एक्चुअली रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन, या फिर सर्विस ग्रेचुटी, या फिर डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन, या फिर रिटायरमेंट ग्रेचुटी, या फिर कम्यूटेशन अमाउंट जो भी है, सब कुछ मिला के जो है, या फिर इज लेस देन 12 टाइम्स द एमोलमेंट, अगर वो 12 से तो है, तो उस केस में क्या करता है, डेफिशिएंसी जो भी होती है ना, कि जो भी कमी रहेगी उसको रीपे करने की, वो इज ग्रांटेड टू इज नॉमिनी फैमिली, वो ग्रांट कर दी जाती है उनको, ठीक है। डेथ ग्रेचुटी जो है दैट इज पेबल टू पेबल eligible members of family of the deceased person like minors, whole share of gratuity is to be paid to the natural guardian of the minor, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई माइनर है, तो होल शेयर ऑफ ग्रेचुटी टू पेड टू नेचुरल गार्जियन, अगर मान लीजिए कोई माइनर माइनर है, उनके उनके जाने के बाद कोई माइनर है, तो नेचुरल गार्जियन जो है उनको माइनर के उनको दे दिया जाएगा, एंड नेचुरल गार्जियन तो जो भी उनको गार्जियनशिप सर्टिफिकेट देगा उनको या पेमेंट ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ माइनर शेयर ऑफ ग्रेचुटी मे बी मेड टू द गार्जियन, ठीक है। पेमेंट और अमाउंट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20% से ज़्यादा जो है, नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ माइनर शेयर ऑफ ग्रेचुटी मे बी मेड टू द गार्जियन, 20% से ज़्यादा नहीं देनी है, मे बी टू गार्जियन इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल गार्जियन एंड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गार्जियन सर्टिफिकेट बट ऑन प्रोडक्शन ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड, एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरा जाएगा, एंड द बैलेंस अमाउंट में बी पेड टू द गार्जियन ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ गार्जियनशिप, ठीक है, आप दे सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल गार्जियन और द प्रोडक्शन ऑफ गार्जियनशिप सर्टिफिकेट, ठीक है।
नॉमिनेशन मतलब एवरी एम्प्लॉय जो है शुड मेक अ नॉमिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म conferring on one or more person the right to receive the death gratuity amount in the death after retirement. Before receiving retirement gratuity, nomination has to be made in the following manner. If the official has a family, only in favor of family. If the official has no family, can be in favor of any person, body, individual, whether incorporated or not. Such an मतलब वो किसी भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में को भी दे सकते हैं, ठीक है, किसी पर्सन को भी कर सकते हैं. Such a nomination will however become automatically invalid. अगर वो automatically invalid कब हो जाएगा? When the employee acquires a family. तो अगर वो if he acquires a family, has to make fresh nomination तो करना पड़ेगा. In both the cases जो है both the cases में if nomination is in favor of more than one person, the share of gratuity will be able to each specified. The employer जो है employee may specify the person to whom the right conferred on nominee shall pass in the event of death, and the employee जो है may provide in the nomination the contingency of happening of which the nomination will become invalid. So the employee जो है may provide in the nomination the contingency on the happening of which the nomination will become invalid. ठीक है, वो भी कर सकते हैं. तो कोई भी इस कंटिजेंसी में इन सच केस द एम्प्लॉय शुड फर्निश फ्रेश नॉमिनेशन विदाउट डिले आफ्टर द अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कंटिजेंसी. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अभी इसमें यहाँ पर हम इमोल्यूमेंट्स की बात कर रहे थे यहाँ पर. ठीक है, तो इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? इमोल्यूमेंट्स मतलब कोई भी पर्सन जो है अगर वो इंक्लूड इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है फॉर पेंशन की बात करें अगर हम, दैट इंक्लूड पीए और आपका एनपीए और इसके अंदर डीए भी होता है. ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड दिस स्पेशल अलाउंस, पर्सनल पे या डेपुटेशन पे. ठीक है, फॉर सर्विस नहीं, पेंशन के केस में इमोल्यूमेंट्स फॉर पेंशन इंक्लूड ओनली पे और एनपीए. ठीक है, और फॉर सर्विस ग्रेचुटी या फिर रिटायरमेंट डेथ ग्रेचुटी उसमें डीए ऑन द डेथ विल आल्सो बी टेकन एज इमोल्यूमेंट. ठीक है, पेंशन के केस में आपका इंक्लूड ओनली पे लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स एंड एनपीए. ठीक है, एंड फॉर सर्विस ग्रेचुटी या रिटायरमेंट पेंशन के लिए सिर्फ पे और सर्विस ग्रेचुटी के लिए आपका डीए भी आएगा. एवरेज इमोल्यूमेंट का मतलब जो आपके लास्ट टाइम में सर्विस और डेथ और रिटायरमेंट इज बेस्ड ऑन इमोल्यूमेंट ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ फाइल इन सर्विस. हाउएवर रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुटी देखिए, सर्विस ग्रेचुटी देख लिया आपने, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, डेथ ग्रेचुटी देख ली. सर्विस ग्रेचुटी अगर आपने 10 साल से कम में किया तो लमसम अमाउंट दिया जाएगा. ठीक है, वो आपकी सर्विस ग्रेचुटी होगी. सर्विस ग्रेचुटी नो, इसमें कोई भी पेंशन जो है वो अलाउड नहीं है. ठीक है, नो पेंशन इज एडमिसिबल टू अ परमानेंट एम्प्लॉय हु रिटायर्स बिफोर 10 ईयर कंप्लीशन क्वालिफाइंग सर्विस. इसलिए एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा जिसको हम सर्विस ग्रेचुटी कहते हैं एट द रेट ऑफ हाफ मंथ इमोल्यूमेंट. जो भी इसको इमोल्यूमेंट है उसका हाफ कर दिया जाएगा फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ, जो भी उसने 6 महीने जो सर्विस की है. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, और इमोल्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या आएगा? आपका बेसिक पे, एनपीए और इसके अंदर डीए वाला काउंट होगा, ग्रेचुटी के लिए काउंट होता है. ठीक है, इसके साथ साथ उनको एक रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी दी जाएगी. वो क्या होता है? अगर जिसने मान लीजिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर जिसने कर लिया है, ठीक है, उसको 1/4 ऑफ इमोल्यूमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 6.5 टाइम्स, और 20 लाख से ज़्यादा है. ठीक है, 30 लाख से कम मतलब द सीलिंग जो है ना, द सीलिंग ऑन ग्रेचुटी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी 25% जब डी रेज होता है 50%. तीसरा आता है आपका डेथ ग्रेचुटी. डेथ ग्रेचुटी का मतलब होता है कि भी अगर मान लीजिए कोई एक्सपायर कर जाता है, इसमें अगर लेस देन 1 ईयर है तो 2 टाइम्स, लेस देन 1 ईयर से 5 ईयर है तो 6 टाइम्स, 5 से 11 ईयर है तो 12 टाइम्स, और 11 से 20 ईयर्स है तो 20 टाइम्स, और 20 ईयर्स और मोर टाइम, ये सब में मंथली रहेगा, लेकिन 20 ईयर्स से जैसे जाता है तो आपका हाफ मंथली हो जाएगा, हाफ मंथली इमोल्यूमेंट, और मैक्सिमम 33 टाइम्स. ठीक है, ये आपको डेथ ग्रेचुटी मिलती है. फिर आपको बोलते हैं कि रेजिडरी ग्रेचुटी, जब भी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब एक तरीके से कोई भी एम्प्लॉय है, जब वो विद इन 5 ईयर्स जो है आफ्टर रिटायरमेंट जो है अगर चल जाते हैं, तो डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन, जो भी आपको डीआर मिल रहा था पेंशन पे या फिर रिटायरमेंट ग्रेचुटी या फिर कम्यूटेशन अमाउंट जो है, अगर वो सब कुछ मिला के जो है इफ इट इज लेस देन 12 टाइम्स द इमोल्यूमेंट, तो जो वो जो डेफिशिएंसी है ना, दैट इज ग्रांटेड टू हिज नॉमिनी, वो डेफिशिएंसी जो है उनको ग्रांट कर जाती है उनके नॉमिनी को. ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि सर्विस या फिर रिटायरमेंट ऑफ डेथ ग्रेचुटी दैट इज बेस्ड ऑन द इमोल्यूमेंट ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ व्हाइल इन सर्विस. हाउएवर रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुटी विल बी बेस्ड ऑन एवरेज इमोल्यूमेंट if the emolument have been reduced during the last 10 month of service, otherwise then is penalty. ठीक है, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं आपकी डेथ ग्रेचुटी और आपकी
रिटायरमेंट ग्रेजुटी, यानी कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी आपकी जो है आपकी रिटायरमेंट मतलब इज बेस्ड ऑन द इमोलमेंट ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ वाइल इन सर्विस. However, retirement gratuity और death gratuity है, that will be based on the average emoluments. ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ आपकी एवरेज इमोलमेंट्स पर काउंट होगी. बोलते हैं इमोलमेंट्स और एवरेज इमोलमेंट्स ड्यूरिंग एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी. अगर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी हो तो उस केस में क्या, इफ एन एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर रिटायरमेंट or death in service had been on leave with leave salary, the emoluments which he would have drawn had he not been on leave will be taken as emolument. कोई एम्प्लॉय अगर मान लीजिए immediately before his retirement death while in service was on leave and earned an increment which was not withheld, such increment though not actually drawn shall be taken as emolument. ठीक है, which was not withheld to such increment जो है उसको आपको काउंट करना है emolument में. he had been under suspension, अगर मान लीजिए कोई बोलता है अगर इमीडिएटली बिफोर रिटायरमेंट जो है ऑन लीव, अगर वो लीव पर है तो आपका लीव सैलरी जो है विद लीव सैलरी हैड ही नॉट बीन ऑन लीव. ठीक है, हैड ही नॉट बीन ऑन लीव तरीके से इसको इमोलमेंट काउंट किया जाएगा. अगर वो कोई पर्सन है जो है डेथ या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे ही वॉज ऑन लीव एंड ही अर्नड एन इंक्रीमेंट विच वॉज नॉट विदहेल्ड, तो इंक्रीमेंट जो है उसको टेकन एज इमोलमेंट. इफ़ ही हैड बीन अंडर सस्पेंशन, अगर कोई है अगर मान लीजिए एंड सब्सिक्वेंटली री इंस्टेटेड अगर हो जाता है, ठीक है, विदाउट फॉर फीचर ऑफ सर्विस और वो योर ई और या फिर कोई ई यू एल पे था अगर मान लीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इमोलमेंट्स जो है विच ही वुड हैव ड्रॉन हैड नॉट बीन अंडर सस्पेंशन. And if he had been on EOL, ठीक है, the period whereof does not count as service, emolument drawn immediately before proceeding on such leave taken as him. ठीक है, for the period of leave with leave salary while officiating in higher post with leave salary, ठीक है, for the period of leave while officiating हायर पोस्ट पे वो ऑफिशिएट कर रहे थे. ठीक है, इमोलमेंट ड्रॉन इन द हायर पोस्ट विल बी टेकन एज इमोलमेंट ओनली इफ इट सर्टिफाइड दैट ही वुड हैव कंटिन्यूड. अगर ये सर्टिफाइड किया जाए दैट ही वुड हैव कंटिन्यूड टू ऑफिशिएट इन द हायर पोस्ट फॉर प्रोसीडिंग बट फॉर प्रोसीडिंग ऑन लीव. ठीक है, pay drawn by an employee while on deputation to an ex-cadre post is in the same or same other department, some other department of the government, or to the armed forces of India shall be treated as emolument. तो pay drawn by an employee while on deputation पे अगर आप हैं कहीं पर या फिर to an ex-cadre post in the same or some other department of government to the armed forces of India shall be treated as emolument. ठीक है, in the case of an employee while on leave, पर है after release from ex-cadre post on period of deputation, the pay we would have drawn the parent department had he not been on leave. इफ द पे ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज नोशनली इंक्रीज, अगर मान लीजिए किसी पे जो है वो नोशनली इंक्रीज कर देती है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, after retirement such notion selected as environment, the pay scale of the post from which the pensioner retired is increased with retirement. The pensioner was in service, his pay in higher pay scale is fixed from the date of service. His pay जो है in the higher pay scale is fixed from the date such date of notional basis. Retired government is promoted from a retrospective date or DP. फिर बात करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ अ पेनल्टी. पेनल्टी के टाइम पे फिर डाइज तो कोई चला जाता है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेनल्टी विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हिज पे ऑन द करेंसी ऑफ द पेनल्टी. यहाँ पर सिर्फ रिड्यूसिंग हिज पे की बात होती है. एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ विच ही वुड हैव रीगेन्ड द पे admission without any impact of said penalty, the notional pay on the death of the ignoring the effect of notional पे जो है उसमें इग्नोर कर देंगे ignoring the effect that shall be treated as emolument. In calculating average emolument की अगर मैं बात करूँ, the period of extraordinary leave
as an overstay of leave or join time and suspension not counting for pension falling within the last 10 months will be ignored and a corresponding period added before 10 months. यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने हैं एवरेज इमोलमेंट, the periods of extraordinary leave, dies and overstay of leave, joining time, suspension, not counting as pension, falling within the last 10 months will be ignored. तो अगर आप एवरेज इमोलमेंट्स काउंट करते हैं ना, द पीरियड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आपके पास कोई भी है, डाइज नन है, ओवरस्टेइंग ऑफ लीव है या फिर ज्वाइनिंग टाइम है, एंड सस्पेंशन है, एंड काउंटिंग ऑफ पेंशन, एंड नॉट सस्पेंशन नॉट काउंटिंग फॉर पेंशन फॉलोइंग इन द लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है, तो क्या करेंगे आप इग्नोर कर देंगे, एंड कोरस्पॉन्डिंग पीरियड, और जो कोरस्पॉन्डिंग जो पीरियड है एंडेड बिफोर 10 मंथ्स उसको आप ऐड कर लेंगे. एवरेज एमोल्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अब्सॉर्ब्ड इन PSU. Pension shall be calculated on the basis of pay drawn by the absorbed employee during the last 10 months in PSU prior to retirement, and where the absorbed employee is drawing pay in IDA scale during this period, is pay in IDA scale will be taken into account for calculation of every month. Dearness relief as per IDA pattern is admissible. ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए पर्सन है, कोई पेंशन है, एवरेज इमोलमेंट रिस्पेक्ट ऑफ अब्सॉर्ब्ड इन PSU या ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर हो जाता है, तो पेंशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ पे ड्रॉन बाय द अब्सॉर्ब्ड एम्प्लॉय ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है, वही करनी है आपको इन द PSU प्रायर टू टर्न, एंड वेयर द अब्सॉर्ब्ड एम्प्लॉय इज ड्रॉइंग इज पे जो है इन IDA स्केल, his pay in IDA scale will be taken into account for calculation of average employment. ठीक है, बोलता है क्लासेस ऑफ पेंशन की बात करें कि पेंशन की क्या क्या क्लासेस होती है, बोलता है पेंशन इज एडमिसिबल टू परमानेंट एम्प्लॉयज who retire or are retired with a qualifying service of not less than 10 years. पेंशन जो है एडमिसिबल है टू अ परमानेंट एम्प्लॉय who retire or are retired with a qualifying service of not less than 10 years. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 साल के बाद ही आपको पेंशन मिलती है. इज एडमिसिबल, पेंशन जो है आपको एडमिसिबल होती है टू रिटायर और आर रिटायर विद क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर, मतलब 10 साल की सर्विस तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए. ठीक है, यही मैं जानना चाह रहा था कि क्या होता है, मतलब 10 साल की सर्विस तो आपको चाहिए ही चाहिए. टेम्पररी एम्प्लॉय हु रिटायर ऑन सुपरविजन और इनवैलिडेशन आफ्टर रिटायरिंग नॉट लेस देन 10 years of service, voluntary after 20 years continuous service are also eligible for pension. The different, मतलब कोई भी टेम्पररी एम्प्लॉयज है हु रिटायर ऑन सुपरएनुएशन और इनवैलिडेशन आफ्टर रेंडरिंग नॉट लेस देन 10 year ऑफ सर्विस, ठीक है, और रिटायर वॉलंटरली आफ्टर 20 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर. Temporary employees who retire on superannuation or invalidation after rendering not less than 10 years service or retire voluntarily, या फिर आप रिटायर वॉलंटरली आप रिटायर कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर 20 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, तो आपको पेंशन मिलेगी. या फिर आपको जो परमानेंट एम्प्लॉय हुए रिटायर और रिटायर्ड विद क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 years, टेम्पररी एम्प्लॉय हु रिटायर ऑन सुपरविजन आफ्टर एंडिंग ऑफ नॉट लेस देन 10 years सर्विस और रिटायर वॉलंटरली आफ्टर 20 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर पेंशन. ठीक है, अब कौन कौन सी मिलती है, तो सुपर एनुएशन मिलती है ऑन रिटायरमेंट आफ्टर सुपर एनुएशन. रिटायरिंग पेंशन होती है ऑन वॉलंटरी और प्री मेच्योर रिटायरमेंट बिफोर सुपर रिटायरिंग पेंशन, जिसको हम वॉलंटरी और प्री मेच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं. पेंशन ऑन अब्जॉर्प्शन और इन अंडर स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ सच अब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑन अब्जॉर्प्शन की स्टेट गवर्नमेंट में चलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच अब्जॉर्प्शन, उस दिन से आपकी मानी जाएगी. और पेंशन ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ under a corporation, company or body owned or controlled by or financed by government if absorption is permitted by the government, so consumed upon conversion of a government department to a public sector undertaking, ठीक है, वो भी आपको मिलेगी. इनवैलिड रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटी टू बी परमानेंट इनकैपेसिटी, ठीक है, अगर मेडिकल अथॉरिटी आपको परमानेंटली इनकैपेसिटी कहती है फॉर फर्दर सर्विस इवन बिफोर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years, तो वो भी मानी जाएगी आपकी. कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन ऑन कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन एज अ मेजर ऑफ पेनल्टी, ठीक है, अगर एज अ मेजर ऑफ पेनल्टी याद करें, सच पेनल्टी पेंशन ग्रेजुटी और बोथ विल बी नॉट बी लेस देन 2/3 ऑफ द ऑफ एंड नॉट मोर देन फुल सुपरएनुएशन ग्रेजुटी एज बोथ एडमिशन डेट ऑफ रिटायरमेंट कंपलसरी रिटायरमेंट, ठीक है. कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन ऑन कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन एज अ मेजर ऑफ पेनल्टी,
सच पेंशन और ग्रेजुटी और बोथ, तो पेंशन और ग्रेजुटी और बोथ विल नॉट बी लेस देन, जो उनकी पेंशन है या फिर ग्रेजुटी जो है या फिर दोनों की दोनों है, इट विल नॉट बी लेस देन 2/3, मतलब 2/3 से वो कम नहीं होगी, नॉट बी लेस देन 2/3 एंड नॉट मोर देन फुल सुपरनेशन पेंशन, ठीक है, 2/3 से कम नहीं होगी, मतलब इस तरीके से पेंशन और ग्रेजुटी जो है शुड नॉट बी लेस देन 2/3 एंड नॉट मोर देन फुल सुपरनेशन पेंशन और ग्रेजुटी और बोथ एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, ठीक है। कंपलसरी रिटायरमेंट का मतलब होता है जब आपको एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी दी जाती है, ठीक है। Such pension gratuity or both will not be less than 2/3 of the of more than and 2/3 less than 2/3 and more than not more than full superannuation pension or gratuity or both admissible on the date of compulsory, both admissible on the date of compulsory retirement, ठीक है। कंपैशनेट अलाउंस होता है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई डिसमिस कर दिया किसी को, ठीक है, कोई भी डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया, और सैंक्शन बाय इन केस डिजर्विंग ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन, मान लीजिए किसी को स्पेशल कंसिडरेशन की लगता है कि हाँ यार कोई बात नहीं, रिमूव तो कर दिया लेकिन स्पेशल कंसिडरेशन की ज़रूरत है, दिस इज ऑल्सो अ पेंशन बट द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ द पेंशन ऑफ ग्रेजुटी और बोथ, ठीक है। तो इस केस में भी क्या आता है कंपैशनेट अलाउंस में, दिस इज ऑल्सो अ पेंशन, ठीक है, बट द अमाउंट जो है ना, अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ द पेंशन, ठीक है। यहाँ पर भी 2/3 है, कंपल्सरी में भी 2/3 है आपका, कंपैशनेट अलाउंस में भी 2/3 है आपका, which would have been admissible to him if he had retired on superannuation. Minimum amount of any class of pension 9,000 per month with effect from age, maximum 1,25,000 per month. कैलकुलेशन ऑफ पेंशन की बात करें तो बोलता है फुल पेंशन किस तरीके से होगा, फुल पेंशन इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय रिटायरिंग विद मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो फुल पेंशन जो है उन्हीं को ये की जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से देख रहे थे इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से ये किया जाएगा, और अब जो है आपका हो गया, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। फुल पेंशन जो है ना आपको, दैट इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय रिटायरिंग आफ्टर विद अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको पेंशन लेने के लिए आपको कम से कम जो है 10 साल की सर्विस देनी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ पेंशन विल बी 50% ऑफ द एवरेज एमोलमेंट और 50% ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, ठीक है। तो आपको 50% ऑफ एवरेज एमोलमेंट कर देंगे या तो आपका, और 50% ऑफ एमोलमेंट्स ड्रॉन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। 50% ऑफ एवरेज एमोलमेंट होगी या फिर 50% ऑफ एमोलमेंट्स ड्रॉन, 50% ऑफ एवरेज एमोलमेंट्स जो भी एवरेज बन रही है वो, या फिर 50% अमाउंट और जो भी आपके लिए मोर बेनिफिशियल होगा वो। द अमाउंट ऑफ पेंशन जो है शेल बी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ दिस, मिनिमम आपको 9,000 मिलेगी और मैक्सिमम आपको 1,00,000, मैक्सिमम आपको 1,25,000 मिलेगी। इन केस इन नो केस पेंशन इंक्लूडिंग दिस इंक्लूडिंग कंपैशनेट अलाउंस ग्रांट शेल बी लेस देन पर मंथ, पर मंथ नहीं होनी चाहिए फॉर ऑल क्लासेस ऑफ मेंशन पेंशन including compassion allowance. The method of determination of pension is same. Beside, additional quantum of pension shall be payable as and when कुछ 80 ईयर्स से अबव अगर कुछ होते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, अगर 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, ये 4 क्लोज है, 4 है आपका नहीं, एंड 100 इज ईयर एंड मोर, ये 5 क्लोज है आपके, ठीक है। तो 100 पे क्या होता है, 100 पे पूरा 100% होता है, 95 से 100 पे 50% होती है ना, और दो दो का क्लियर हो गए, और 20% से बढ़ती है सीधा सीधा, 80 से 85 पे 20%, 85 से 90 30%, 90 से 95 40%, 95 से 100 50%, और 50 से ऊपर जाती है 100% ऑफ बेसिक पेंशन, बेसिक पेंशन आता है बेसिकली आपका, ठीक है। जो आपकी बेसिक पेंशन है वो आपकी यूपीओ बढ़ जाती है, तो 80 से 85 में आपका 20% ऑफ योर बेसिक पेंशन, ठीक है। For all classes of pension including compassion allowance, the method of determination of pension is same. Besides this, जैसे आप 80 ईयर से अबव बढ़ते हैं तो 80 से 85 जाते हैं 20%, 85 से 90 जाते हैं 30%, एंड 90 से 95 जाते हैं तो 40%, 95 से 100 आते हैं 50%, और 100 से ऊपर आपका 100% बढ़ जाती है। एडिशनल पेंशन पेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है, विच इट फॉल्स ड्यू, और ये कब से शुरू होती है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विच इट फॉल्स ड्यू, जिसमें वो ड्यू होती है उसी में फर्स्ट मंथ से शुरू होती है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से शुरू होती है। राउंडिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन शुड बी राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपी, ठीक है। पेमेंट ऑफ पेंशन और पार्ट ऑफ अ मंथ इफ वर्कड आउट इन फ्रैक्शन रुपी शुड बी राउंड टू द नेक्स्ट हायर रुपी। प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर, लिस्ट ऑफ रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, बोलते एवरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है शैल हैव अ लिस्ट prepared by 15th of every month of all the government servants who are due to retire within next 15 months of that date and forward to the account office responsible for the day, ठीक है। तो हेड ऑफ ऑफिस के पास जो है जो भी आपके जो HOD हैं उनके पास बाय 15th ऑफ एवरी मंथ उनके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जो भी रिटायर होने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 15 मंथ्स,
ठीक है, ऑफ द डेट एंड फॉरवर्ड द सेम टू द अकाउंट ऑफिस को भेजना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिफोर द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ पीपीओ ऑर्डर, बिफोर द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर इश्यू ऑफ पीपीओ। ठीक है, इंटीमेशन टू डायरेक्टर ऑफ एस्टेट, अच्छा डायरेक्टर ऑफ एस्टेट को बता दें बिफोर द लास्ट डे, responsible before the last day of every month for issue of PPO. Intimation to director of estate. Every head of office will obtain details of government accommodation occupied by the retiring government servant. यस प्लीज, बोलता है इंटीमेशन टू, नहीं उससे पहले बात करते हैं कि 15th डे ऑफ एवरी मंथ जो भी रिटर्न 15 महीने में होने वाले हैं उनका अकाउंट ऑफिस को भेज देना बिफोर द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर इश्यू ऑफ पीपीओ ऑर्डर। ठीक है, अकाउंट रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लास्ट डे for the last day of every month for issue of PPO order. ठीक है, intimation to director of every head of office जो है will obtain details of government accommodation occupied by retiring government servant and send the details to director of office. No demand certificate for issuance of, वहाँ से नो डिमांड सर्टिफिकेट भी लेंगे आप, एवरी हेड ऑफ ऑफिस जो है वहाँ पे भेजेंगे उनके पास। प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स 1 year in advance, मतलब 1 साल पहले होते हैं, 1 year in advance of the date on which the government servant is due to attain the age of superannuation or on the date incentive, if earlier the head of office would undertake the वर्क ऑफ पेंशन पेपर इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए वो अर्लियर होता है, अगर इससे अर्लियर होता है तो इसके में हेड ऑफ ऑफिस जो है दे विल अंडरटेक द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग पेंशन पेपर्स इंक्लूडिंग द वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस। ठीक है, फर्निशिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस टू रिटायरिंग गवर्नमेंट, उनको बताना ही पड़ेगा बिफोर 8 months टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो ये 8 महीने पहले उनको। ठीक है, बिफोर 8 months ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट द हेड ऑफ शैल फर्निश टू द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट अ certificate regarding the length of qualifying service proposed to be admitted for pension and gratuity, and also the emoluments and average emoluments proposed to be reckoned। ठीक है, ये जो भी हम, और इसके अलावा बताएंगे लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ये आपकी, ठीक है, फॉर पेंशन और ग्रेचुटी के लिए, इसके अलावा फॉर द emoluments और द एज also the average emolument proposed to be reckoned with retirement gratuity and pension। ठीक है, और इसके अलावा ही ऑल्सो एडवाइज द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट टू सबमिट फॉर्म 16 along with the until the bank to the bank and form 19 common nomination form for areas of pension। ठीक है, pension committed value of pension in the form of A appended to the PPO। ठीक है, and an option form for availing fixed medical allowance and an option of fixed and an option के अलावा एक ऑप्शन देते हैं to avail fixed medical allowance or outpatient medical for government servant and to retire and to return the same duly completed, so to reach the head office not later than 6 months prior to the date of yeah, बोलता है so as to reach the head of office, बोलता है ये सब कुछ आप करके दे दीजिए provide the government and to return the same, ये सब कुछ आप रिटर्न करना है आपको, रिटर्न द सेम डेली कंप्लीटेड सो एज टू रीच द हेड ऑफ ऑफिस नॉट लेटर देन 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ रिटर्न, 6 महीने से पहले पहले आपको कर देना है, 8वें महीने में बिफोर 8 months आपको देंगे वो, और 6 महीने से पहले पहले आपको उनके पास भेज देना है। Then we have forwarding of pension papers to the account, the head of office जो है not later than 4 months on the date of retirement। ठीक है, नोट लेटर देन 4 month, मैंने ये 4 महीने से पहले पहले आपको ये उनके पास भेज देना है। फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शैल फॉरवर्ड द अकाउंट ऑफिसर, हेड ऑफ ऑफिस जो है ना आपके वो भेज देंगे अकाउंट ऑफिस में क्या क्या, कॉपीज ऑफ फॉर्म 6 फॉर्म 4 एंड undertaking to the bank in the format of form 9 and signed and submitted, and copies of form 7 including checklist and the pension calculation sheet and the covering letter in the form 10 along with service book। ठीक है, इनकी सर्विस बुक भेज देंगे और द गवर्नमेंट सर्वेंट डेली कंप्लीट अप टू डेट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन ऑन वेरिफिकेशन सर्विस ही शुड प्रिपेयर पेंशन कैलकुलेशन शीट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट एंड फॉरवर्ड टू द अकाउंट ऑफिस अलॉन्ग विद द पेंशन पेपर्स। ठीक है, एंड अपनी तरफ से बनाएंगे एक पेंशन कैलकुलेशन शीट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट। ठीक है, और उसको फॉरवर्ड कर देंगे विद पेंशन पेपर्स।
इंटीमेशन ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू अकाउंट ऑफिसर, द हेड ऑफ ऑफिस जो है आफ्टर असर्टिंग द एंड असेसिंग द गवर्नमेंट ड्यूज shall furnish the particular thereof to the account office promptly, ठीक है, प्रॉम्प्टली करना है उनको, ठीक है, इंटीमेशन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज द ऑफिसर, गवर्नमेंट ड्यूज प्रॉम्प्टली करना है उनको, एंड प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन केस मैंडेटली थ्रू भविष्य, ये थ्रू भविष्य ही होगा आपका, ऑल द हेड ऑफ थ्रू भविष्य ऑनलाइन एस अदरवाइज एग्जाम। तो यहाँ पर बात करते हैं सर्विस ग्रेचुटी। सर्विस ग्रेचुटी मिलती है जब आपको आपने अगर लेस देन 10 ईयर्स की सर्विस की है, अगर मान लीजिए पेंशन बनने के लिए आपको यही जरूरी है कि आपकी कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सर्विस अगर आपने 10 साल से हुआ तो आपको उसमें कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी, तो आपको एक लमसम पेमेंट दी जाएगी, और वो भी एट द रेट ऑफ हाफ मंथ इमोल्यूमेंट, जो भी आपकी इमोल्यूमेंट है उसका हाफ मंथ फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। तो इसकी लमसम अमाउंट दिया जाएगा जो भी आपने हाफ मंथ इमोल्यूमेंट लिया है ना, आपने जो भी आपकी जो सैलरी है उसका, जो भी आपकी सैलरी इस टाइम पे बेसिक पे जो बन रही है, आपकी बेसिक पे जो बन रही है उस बेसिक पे का हाफ करके उसको मल्टीप्लाई बाय जितनी भी आपने 6 महीने तक किया वो इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर बेसिक पे, ठीक है। एंड पेंशन के हाँ इमोल्यूमेंट से पेंशन में काउंट नहीं होता है डीए, लेकिन यहाँ पर सर्विस ग्रेचुटी देते हुए आपका काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इमोल्यूमेंट्स, क्योंकि आपको और तो कुछ मिल नहीं रहा तो इसके अंदर इमोल्यूमेंट से आपका डीए भी काउंट होगा, and includes मतलब मींस बेसिक पे एंड एनपीए एंड इफ एनी एंड इंक्लूड्स जो है आपको डियरनेस अलाउंस एडमिशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और ग्रेचुटी जो है इन इन एडिशन टू सर्विस ग्रेचुटी आपको हमेशा रिटायरमेंट ग्रेचुटी के साथ दी जाती है। रिटायरमेंट ग्रेचुटी क्या होती है, जो भी पर्सन जो है आफ्टर कंप्लीशन जिन्होंने 5 साल की सर्विस कम से कम कर ली हो तो उनको भाई हाफ तो उनको वहां से मिल गया, हाफ ऑफ मंथ बाई फोर्थ अलग से दी जाती है, 1/4 ऑफ एमोल्यूमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 16.5 टाइम्स, 16.5 गुना जो है रिटायरमेंट ग्रेचुटी दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये कहता है रिटायरमेंट ग्रेजुएट तब मिलती है जब आपको कम से कम अपने 5 साल, और पेंशन जब मिलती है जब कम से कम 10 साल, और रिटायरमेंट ग्रेजुएट मिलती है जब 5 साल पूरे कर लियो, 1/4 ऑफ एमोल्यूमेंट, ठीक है, फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 16.5 टाइम्स एमोल्यूमेंट ऑफ 20 लाख फ्रॉम 1116। सीलिंग ऑन ग्रेचुटी जो है मे इंक्रीज बाय 25 अगर डी होता है 50%, ठीक है। तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स होना, ठीक है, 1/4 ऑफ एमोल्यूमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 16.5, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ठीक है। फिर बात बात करते हैं आपकी ये डेथ ग्रेचुटी। डेथ ग्रेचुटी अगर एक साल से लेस देन 1 ईयर चले गए तो टू टाइम्स ऑफ ईयर मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इमोल्यूमेंट्स आपका पूरा रहेगा अप टू 20 ईयर्स तक, ठीक है। 20 ईयर्स और मोर होता है तो आपका हाफ मंथली आएगा, हाफ मंथली इमोल्यूमेंट, और मैक्सिमम 33 टाइम्स। डेथ ग्रेचुटी जो है आपका अगर 0 से लेके 1 साल है तो 2 गुना, और 1 साल से लेके 5 साल तक है तो 6 गुना, और 6 से 11 है तो 12 गुना, और 20 तक है तो 20 गुना, 10 से 20 तक है तो, ठीक है, बट लेस देन होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से फिर एक होता है रेजिडरी ग्रेचुटी। रेजिडरी ग्रेचुटी का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन जो है विद इन 5 ईयर अगर एक्सपायर कर जाते हैं तो जो भी उनको कम्यूटेशन अमाउंट वगैरह जो कुछ भी होगा, इफ इट इज लेस देन 12 टाइम्स द इमोल्यूमेंट तो वो डेफिशिएंसी दैट इज ग्रांटेड टू इज नॉमिनी, ठीक है। और डेथ ग्रेचुटी जो होती है दैट इज पेएबल टू द नॉमिनी, ठीक है, ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, लाइक माइनर माइनर जो भी होता है माइनर, इसकी होल डेथ ग्रेचुटी जो किसको पेएबल है, अगर माइनर है तो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लाइए और उनको दे देंगे, नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ माइनर शेयर ऑफ ग्रेचुटी में बी मेड टू द गार्जियन इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल गार्जियन, या फिर आपको गार्जियन सर्टिफिकेट या फिर कोई ना दे, या फिर इंडेमनिटी बॉन्ड पे आप दे सकते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन आपको कर ही लेना है, कोई भी आपकी फैमिली है तो फैमिली में, अगर कोई फैमिली नहीं है तो किसी पर्सन बॉडी इंडिविजुअल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगा आपके पास फैमिली आ जाती है तो। कंटिजेंसी में भी आप दे सकते हैं कि भाई इस तरीके से इनको पे करना है। फैमिली का मतलब होता है यहाँ पर वाइफ और वाइफ इंक्लूडिंग जुडिशियल सेपरेट, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर जो वाइफ है ना, यहाँ पर इंक्लूडिंग बोलता है, इंक्लूडिंग जुडिशली सेपरेटेड वाइफ और वाइफ इन द केस ऑफ मेल एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब कि जुडिशली जो सेपरेटेड वाइफ है ना उनको भी काउंट किया गया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। जुडिशली सेपरेटेड वाइफ है वो भी फैमिली में आएगी यहाँ पर, वाइफ और वाइफ इंक्लूडिंग जुडिशली सेपरेटेड वाइफ मेल एम्प्लॉय, हस्बैंड इंक्लूडिंग जुडिशली सेपरेटेड हस्बैंड इन द केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, सन स्टेपसन एडॉप्टेड सन, कोई भी सन हो गया आपका, स्टेपसन हो गया, एडॉप्टेड सन हो गया, अनमैरिड डॉटर, यहाँ पर क्या आ गया, सन आ गया, स्टेपसन हो गया, आ गया, ठीक है। अनमैरिड डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर एंड एडॉप्टेड डॉटर, विडो, डाइवोर्स डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर एंड विडो,
ये इस तरीके से आपका ये है, याद कर लीजिएगा इसको। फैमिली का मतलब, और ये इसी चैनल में ही याद करनी है, कि जब पेंशन दी जाती है ना तो वो कंसीडर करते हैं इसमें। तो सबसे पहले वाइफ का हक बनता है, ठीक है। अगर फीमेल केस में हस्बैंड का हक बनता है, फिर उसके बच्चे का हक बनता है, फिर अनमैरिड डॉटर आती है उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी उसकी विडो या फिर डाइवोर्स डॉटर है अगर उसकी, एक तो सबसे पहले अनमैरिड डॉटर आ गई, फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर उस केस में डाइवोर्स डॉटर, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर या फिर अडॉप्ट डॉटर कोई भी हो। फिर उसके बाद अच्छा, ये बच्चों के बाद जो है इंक्लूडिंग, फिर उसके बाद फादर आते हैं, इंक्लूडिंग अडोप्टिव पेरेंट्स, ठीक है। अडोप्टिव पेरेंट्स भी हैं इन द केस ऑफ इंडिविजुअल पेरेंट्स नो परमिटेड adoption। फिर मदर आती हैं आपके, ठीक है। फिर आपका ब्रदर आता है, फादर मदर के बाद ब्रदर आता है, ठीक है। फादर मदर के बाद ब्रदर आता है, इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर और सफरिंग फ्रॉम एन डिसऑर्डर डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, इंक्लूडिंग द मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली क्रिपल्ड और डिसेबल्ड विदाउट एनी लिमिट ऑफ एज, ठीक है। एंड ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। ब्रदर जो है और स्टेप ब्रदर जो है वो होते हैं बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। और वैसे जो है अगर मान लीजिए कोई ब्रदर कोई भी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, तो उसके लिए एज विदाउट एनी एज लिमिट, ठीक है। अनमेरिड सिस्टर भी आ जाती है इसके अंदर, मतलब फादर मदर आ गया, ब्रदर आ गया, फिर उसके बाद अनमेरिड सिस्टर आते हैं आपकी, ठीक है। विडोड सिस्टर, डाइवर्स इंक्लूडिंग सिस्टर। फिर आता है आपके पास मैरिड डॉटर। मैरिड डॉटर का जो है इन्होंने वो, और चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, सबसे लास्ट में आपका मैरिड डॉटर आया है, ठीक है। यानी ये क्या है, सबसे पहले आपको हस्बैंड या वाइफ को देना है, फिर सन को, फिर अनमैरिड डॉटर को, फिर डाइवोर्स डॉटर है अगर कोई है तो, या फिर फादर को, फिर मदर को, फिर ब्रदर को, ठीक है। तो पहले उनके बच्चों का, फिर फादर मदर आ गया, फिर ब्रदर आ गया, फिर अनमैरिड सिस्टर आ गई, फिर उसके बाद मैरिड डॉटर आती है। ऊपर जो है डॉटर नहीं है, मैरिड डॉटर आती है, ठीक है। और फिर चिल्ड्रन ऑफ अ प्री डिसीज ऑफ अ प्री डिसीज सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। पेमेंट वेयर देयर इज नो नॉमिनेशन, अगर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है तो रिटायरमेंट जो है, gratuity remaining unpaid at the time of death, and the death gratuity due is payable in equal shares to the all surviving members, clause 1, clause 1 2 3 4 and 5, ठीक है। एंड पैरा 8 above, if there is none under this category, it will then be paid in equal shares to all surviving members of the family, 6 7 8 9 10 and 11 अब, ठीक है। तो पेमेंट वेयर देर इज नो नॉमिनेशन, जहाँ पर भी नो नॉमिनेशन, अगर मान लीजिए किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं किया है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो की बात करें, रिमेनिंग अनपेड एट द टाइम ऑफ डेथ, जो भी आपकी रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो आपकी होती है, तो आपकी रिटायरमेंट ग्रेचुटी ये वाली जो है आपका, जो कि आपको जो 20 लाख तक की मिलती है ना, टाइम ऑफ डेथ इज पेबल इन इक्वल शेयर्स टू ऑल सर्वाइविंग मेंबर, ठीक है। उसके इसमें आप क्या करेंगे, रिटायरमेंट ग्रेचुटी क्या करेंगे, रिमेनिंग अनपेड जो है इज पेबल टू इक्वल शेयर्स में मिलेगा ऑल सर्वाइविंग मेंबर्स, ठीक है, दिस अबव। और अगर मान लीजिए अब टू 5 तक, अगर वहां तक भी इफ देयर इज नन अंडर दिस कैटेगरी, देन उसके बाद आगे पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है। अ नॉमिनी इज डिबार्ड टू रिसीव आरजी और डीजी, ठीक है। कोई भी अगर नॉमिनी है उसको डीबार कर दिया टू रिसीव दिस रिटायरमेंट ग्रेचुटी या डेथ ग्रेचुटी व्हेन कन्विक्टेड फॉर द मर्डर और अबेटिंग इन द मर्डर ऑफ द एम्प्लॉय, his or her share will be paid to other eligible member, अगर कोई नॉमिनी जो है उसको डीबार कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वो डेथ ग्रेचुटी उसको नहीं मिलेगा अगर उन वो कन्विक्ट हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन कन्विक्टेड फॉर मर्डर और अबेटिंग इन द मर्डर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, his or her share will be paid to the other eligible member, ठीक है। बोलते हैं रिटायरमेंट ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी, ठीक है। लैप्स कब कर जाती है, व्हेन एम्प्लॉय डाइज इन सर्विस एंड डाइज आफ्टर रिटायरमेंट before receiving the amount and leaves behind no family and had no nomination on the nomination, and if any does not subsist, the they shall be payable to the person in favor of a succession certificate in respect of the gratuity in question has been granted by the court of law, otherwise it lapses, ठीक। जब कोई भी अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर वो सर्विस में रहते हुए डाइज इन सर्विस या फिर डाइज आफ्टर रिटायरमेंट बिफोर रिसीविंग द अमाउंट एंड लीव्स बिहाइंड नो फैमिली, अगर लीव्स बिहाइंड नो फैमिली एंड हैड मेड नो नॉमिनेशन, उसने कोई भी नहीं कर रखा, और द नॉमिनेशन इफ एनी डज नॉट सब्सिस्ट,
और अगर मान लो वो है तो वो है ही नहीं, और तो जो भी आर पेबल टू पर्सन हुज फेवर सक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए उसके उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है gratuity in question has been granted by court of law, these shall be payable to the person who in whose favor a succession certificate in respect of gratuity in question has been granted by the court of law, otherwise it lapses. ठीक है, emoluments का मतलब फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ ग्रेजुटी मीन पे, ठीक है, पे एज डिफाइंड इन दिस, दैट इज बेसिक पे, सब्सटेंटिव नॉन प्रैक्टिकल अलॉन्ग विद emoluments के केस में। ठीक है, आप किस केस में बात कर रहे हैं, आपका मीन्स द पे। ठीक है, emoluments का मतलब फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ग्रेजुटी की आप बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट डेथ ग्रेजुटी का मतलब होता है आपका पे, इसमें आपका जिसका होता है, इसका मतलब होता है बेसिक पे, जिसमें होता है आपका एनपी और जिसके अंदर होता है आपका डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ऑन द रिटायरमेंट where there is a reduction on the emolument during the last 10 months, तो वो ये ग्रेजुटी में भी बेस्ड ऑन एवरेज emolument में आ जाएगा जहाँ रिडक्शन हुई ना। ठीक है, recovery from this government dues is permissible without the consent of the employee if he is not alive nominee family member। रिकवरी जो है अलाउड है आपका, रिकवरी जो है गवर्नमेंट ड्यूज इज परमिसिबल, रिकवरी अलाउड है without the consent of the employee if he is not alive of his nominee family member। रिकवरी आप कर सकते हैं withholding of 10% of gratuity from the retiring person when it is not possible for the director of estate to determine the outstanding license fee। तो मान लीजिए डायरेक्टर ऑफ एस्टेट को नहीं पता कि भाई इनकी आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी कितनी है, दैट डायरेक्टरेट शैल इन्फॉर्म द हेड ऑफ ऑफिस विदहोल्ड 10%, इसमें 10% जो है नॉट पॉसिबल फॉर डायरेक्टर टू आउटस्टैंडिंग फी, हेड ऑफ ऑफिस को इन्फॉर्म, हेड ऑफ ऑफिस बोल देंगे भाई 10% विथहोल्ड कर दिया, ग्रेजुटी पेंडिंग है इन्फॉर्मेशन। The recovery of license fee and damages will be responsible of director of estate and the amount of gratuity shall be paid immediately on production। The recovery जो है of license fee and damages will be responsibility of license fee, ठीक है, इनका and withheld amount of gratuity and withheld amount of gratuity shall be paid immediately to no production। withheld amount of no demand certificate जैसे प्रोड्यूस करता है from the government after actual vacation of the government, no demand shall be given within 14 days after actual vacation। कब देना है आपको, इसी जो आपको देना है शुड बी गिवन इन 14 days after actual vacation of the government accommodation, failing which interest on excess withheld gratuity will be payable, be given within 14 days after actual following which interest on excess withheld gratuity will be payable। No income tax on retirement gratuity or death gratuity and court attachment में not liable to be attached। ठीक है, कोर्ट अटैचमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी कोर्ट अटैचमेंट में आपकी ग्रेचुटी जो है नहीं अटैच की जाएगी, आर यू डी इज नॉट लाइबल टू बी अटैच, और इनकम टैक्स में भी इट इज नॉट नो इनकम टैक्स ऑन आर जी डी। ठीक है, ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटी की बात करते हैं हम आपसे, किस तरीके से आप जो है ऑथराइज कर सकते हैं पेंशन या फिर ग्रेचुटी। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बोलता है ऑथराइजेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटी, बोलता है इशू ऑफ पीपीओ एंड अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है द अकाउंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ पीपीओ। ठीक है, कौन कौन अकाउंट होता है, अकाउंट ऑफिसर होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। द अकाउंट ऑफिसर जो है responsible for issue of PPO on receipt of pension paper from head of office shall necessarily checks records the account in facement and assess the amount of pension and gratuity and issue of PPO order not later than 2 months in advance of the date of not later than 2 महीने पहले से उनको वो कर देना है। ठीक है, in advance of the date of return on supervision on the government। The amount of gratuity is as determined by the account officer shall be intimated to the head of office। The amount of gratuity may be drawn and disbursed to the amount of gratuity as determined by the account officer, ठीक है, shall be intimated to head of office the amount of gratuity with the remark that the amount of gratuity may be drawn and disbursed to the retiring government servant after adjusting the government dues if any। ठीक है, पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन or any special account possible and forward the pension payments to the account of for issue of PPO within the time prescribed limit, and or if the pension papers have been returned by the account officer eliciting some further information, the account officer not able to issue PPO within 2 months and the account officer जो है मान लीजिए
is not able to issue PPO 2 months before the date of retirement, before the date on superannuation, ठीक है. And then head of office shall take steps to authorize payment. तो उस टाइम में head of office क्या कर सकते हैं अपने तरफ से, shall take steps to authorize payments of provisional pension जिसको बोलते हैं and provisional gratuity, ठीक है, by the first month of the in which is due. The provisional pension shall be 100%, will be 100% of pension given with the available information, ठीक है. तो कितनी होगी provisional pension आपकी, 100% होगी. 100% of the pension given with the available information होगा उसका 100%, and the provisional gratuity will also be 100%, ठीक है. 100% of the gratuity with the available information, ठीक है. But 10% thereof should be withheld for adjustment thereof unassessed government dues, ठीक है. लेकिन उसके बावजूद भी आप 10% जो है ना आपकी thereof should be withheld for adjusting towards unassessed government due, ठीक है, वो आप रोक लेंगे 10%. A sanction for provisional sanction shall be issued not later than 10 days after the date of retirement of government. A sanction for बोलता है a sanction, जो भी आपको परमिशन देनी है, sanction for provisional pension shall be issued not later than 10 days after the date of retirement, ठीक है. Within 10 days आपको ऐसा कर देना है. All assessed government dues should be deducted from the provisional gratuity. जितने भी आपके assessed government dues should be deducted from the provisional gratuity. And the payment of provisional pension should not continue beyond 6 months. ठीक है. और ये जो provisional pension जो है ना आपका should not continue beyond 6 months, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. The rate of retirement within this period, the account office will determine the final pension gratuity and issue PPO. Authorize the head office for payment of the difference, if any, in the amount of gratuity. If the provisional pension paid is more than, अगर मान लीजिए provisional pension जो है paid is more than the pension finally determined, the excess जो है can be recovered either out of the withheld. Excess जो भी होता है that can be either out of the withheld amount of gratuity or by short payment of future pension, ठीक है. दोनों तरीके से कर सकते हैं आप. फ्यूचर पेंशन भी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर विद अमाउंट जो है ग्रेजुएट 10% ना उसमें से ले सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड, इफ द प्रोविजन डिस्बर्स्ड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी डिटरमाइंड फाइनली, द एक्सेस अमाउंट डिस्बर्स्ड विल नॉट बी आस्क्ड टू रिफंडेड, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोविजनल ग्रेजुटी जो है डिस्बर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी डिटरमाइंड फाइनली, अगर मान लीजिए ऑन दी अदर हैंड अगर प्रोविजनल ग्रेजुटी है डिस्बर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी डिटरमाइंड फाइनली, जितनी आपने लास्ट में फाइनल की, मान लिया आपने 5,000 किया और वहाँ उनको आप पहले 10,000 रुपये दें, अमाउंट डिस्बर्स विल नॉट बी आस्क्ड टू बी रिफंडेड, और रिफंड नहीं करना है. ओके, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, बोलता है ऑन द अदर हैंड इफ द प्रोविजनल ग्रेजुटी जो है डिस्बर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी डिटरमाइंड फाइनली, द एक्सेस अमाउंट जो है विल नॉट बी आस्क्ड टू बी रिफंडेड, ठीक है. उसको रिफंड करने के लिए नहीं बोलना है आपको. फिर बोलते हैं इसके अंदर प्रोविजनल पेंशन वेयर डिपार्टमेंट और जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी पेंडिंग, इस केस में क्या करेंगे, प्रोविजनल पेंशन जहाँ पर जो है वेयर द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है मे बी पेंडिंग, उस केस में क्या करना है आपने, प्रोविजनल पेंशन वेयर द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग. In the case of a government servant who has retired on superannuation or otherwise, or against whom a department are instituted or constant, the account officer जो है shall authorize the provisional pension. तो यहाँ पर केस करेंगे, account officer जो है shall authorize the provisional pension equal to the maximum pension on the basis of qualifying service, ठीक है, equal to the maximum pension admissible on the basis of qualifying service up to the date of suspension. डेट ऑफ सस्पेंशन तक करेंगे रिटायरमेंट. नो ग्रेजुटी शैल बी पेड अंटिल द कंक्लूजन, लेकिन आपको पेंशन तो कर देंगे बट नो ग्रेजुटी शैल बी पेड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड इशू ऑफ फाइनल ऑर्डर्स देयर except in cases where allegations of misconduct are under investigation or under department of jurisdiction are continued but have not actually instituted deemed to have been instituted at the date of retirement servant. The no gratuity shall be paid until the department of and issue of final orders thereon except, ठीक है, except in cases where बोलता है except इस केस में आपको नहीं करना है वेयर एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन. अगर एलिगेशंस की बात हो रही है, किसकी एलिगेशंस की बात हो रही है, ऑफ मिसकंडक्ट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और डिपार्टमेंट आर कंटेम्पलेटेड, ठीक है, ये जो है आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ये कंटेम्पलेट की जाती है बट नॉट हैव एक्चुअली not have actually been instituted or deemed to have been instituted at the date of retirement servant, the provisional pension जो है will be adjusted against final, तो बोलता है the provisional pension जो है will be adjusted against final retirement benefit sanctioned upon conclusion of the proceeding, but no recovery shall be made if the pension finally sanctioned is less than the provisional pension already paid or reduced, ठीक है. provisional pension will be adjusted against the final retirement benefit sanctioned upon conclusion, but बोलता है but no recovery shall be made if the pension finally sanctioned is less than provisional pension already paid or reduced or withheld.
रिकवरी नहीं की जाएगी। shall be made if the pension finally sanctioned less than revision of pension after final authorization. So they accept in cases covered in rule number 7 and 8. Okay, this is pension rules. Pension once authorized after final authorization should not be revised to the disadvantage. ठीक है, बोलते हैं आपका pension rule of 7 and 8. The pension once authorized except भी बोलता है, except in the cases of 7 or 8, once authorized after final assessment should not be revised to the disadvantage of the government servant unless such a revision becomes unnecessary on the account of detection of a clerical error. If such error is detected after a period of 2 years, अगर वो भी आपने after a period of 2 years आपने देखा आपने welfare is necessary for the revision, it is to the disadvantage of the pension. If such error is detected after a period of 2 years from the date of authorization of pension, concurrence of Department of Pension, इसमें आपको concurrence लेनी पड़ेगी आपको welfare pension welfare पेमेंट ऑफ पेंशन की अगर हम बात करें, पेंशन पीपी ऑर्डर होता है आपका, द अकाउंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग, कौन करता है आपका अकाउंट ऑफिसर करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग पेंशन पीपी ऑर्डर विल इशू अथॉरिटी, दैट इज पीपीओ टू द पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये किसको करेंगे, टू दी डिस्बर्स करेंगे, इशू विल इशू अथॉरिटी करेंगे, पीपीओ टू दी pension disbursing authority from whom the family pension is desired to be drawn monthly. They will also send an intimation to the pensioner along with a certified copy of pension calculation sheet. ठीक है, और also send an intimation, इसके साथ में एक send करेंगे an intimation, एक intimation में देंगे to the pensioner along with a certified copy of pension calculation sheet. okay, tally countersigned. ठीक है, countersigned होगी वो. The PPO will consist of two halves, जो है उसके अंदर disbursers half and pensioners half. तो PPO जो होगा ना आपका, that will consist of two halves. एक तो होगा उसके अंदर disbursers half, एक होगा pensioners half. On the first appearance of the pensioners, the pension disbursing authority will, after necessary check, hand over the pensioners half to the pensioner and start payment of the monthly family pension. Is the pension disbursing authority. Pension is disbursed through treasuries. किसके थ्रू कराती है, कौन होती है, थ्रू treasuries या पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स या फिर पोस्ट ऑफिस और सिलेक्टेड नेशनलाइज बैंक के थ्रू. ठीक है, दे आर योर पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी. ड्यू डेट क्या होती है इसमें, पेंशन फिक्स एट मंथली रेट्स आर पेबल एट द लास्ट वर्किंग डे, the last working day of the month to which they relate, except in the case of pension for the month of March, which shall be paid on or after the first working day of April. ठीक है, except March on the first working day of April. ठीक है, payable in rupees only, जो है rupees only में करनी है. Interest payable on delayed payment by the DCRG. If the payment of DCRG बोले तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, है ना, हाँ जी. हैज बीन डिलेड बियॉन्ड 3 months, अगर मान लीजिए उनको पता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, क्या होता है इस केस में, अगर मान लीजिए उनको जो है, अगर पेमेंट हैज बीन डिलेड, अगर वो डिले होती है बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड रिटायरमेंट, तो एन इंटरेस्ट टू द रेट पे एप्लीकेबल टू जीपीएफ डिपॉजिट डिपार्टमेंट. तो इसमें केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिले बियॉन्ड 3 months, तो एक इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ जीपीएफ डिपॉजिट्स फ्रॉम टाइम टू विल बी पेड टू द रिटायर्ड, विल बी पेड टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय. So this employee responsibility will be fixed in amount of interest record from the dealing officer. ठीक है, या फिर सुपरवाइजर जो हुआ या फिर हेड ऑफ ऑफिस, देयर सैलरी. ठीक है, ये सैलरी से काट लिया जाएगा इन द केस ऑफ DCRG.
उसके बाद बात करते हैं आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की पेंशन को किस तरीके से आप कम्यूट करा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता है एलिजिबिलिटी है एवरी पेंशनर इज एलिजिबल टू कम्यूट अ परसेंटेज ऑफ हिज मंथली पेंशन, ठीक है, फॉर लमसम पेमेंट विच इज कमिटेड वैल्यू ऑफ दैट परसेंटेज ऑफ द पेंशन। कम्यूटेशन जो है परसेंटेज ऑफ कंपेशनेट अलाउंस इज ऑल्सो एडमिसिबल। कम्यूटेशन जो है every pension is eligible to commute a percentage of his percentage, okay, not exceeding 40%। 40% से ज़्यादा आप नहीं करवा सकते हैं ऑफ द मंथली पेंशन, ठीक है, उसको कम्यूट करा सकते हैं आप। एवरी पेंशन एलिजिबल टू कम्यूट अ परसेंटेज ऑफ हिज मंथली पेंशन, ठीक है, फॉर अ लमसम पेमेंट। कोई भी आपकी जो लमसम पेमेंट होती है, द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ दैट परसेंटेज ऑफ द पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ अ परसेंटेज ऑफ कंपेशनेट अलाउंस इज ऑल्सो एडमिसिबल। कम्यूटेशन ऑफ अ परसेंटेज ऑफ कंपैशनेट अलाउंस इज ऑल्सो कम्यूटेशन जो है ना, अगर आप लेना चाहते हैं कम्यूटेशन ऑफ अ परसेंटेज ऑफ कंपैशनेट अलाउंस इज ऑल्सो एडमिसिबल। द कम्यूटेशन ऑफ अ परसेंटेज ऑफ कंपैशनेट अलाउंस इज ऑल्सो एडमिसिबल। हाँ ओके, कंपैशनेट अलाउंस पे भी अलाउड होता है, ठीक है। एन एम्प्लॉय और पेंशनर अगेंस्ट होम डिपार्टमेंट लेजिस्लेशन आर पेंडिंग इज नॉट एलिजिबल टू कम्यूट परसेंटेज ऑन पेंशन। बट यहाँ पर जो है कम्युनिम यहाँ पर कंपेशन नंबर, लेकिन कोई भी जो एम्प्लॉयर या जो पेंशनर है अगेंस्ट होम डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग आर पेंडिंग इज नॉट एलिजिबल टू कम्यूट परसेंटेज, तो वो नहीं करवा सकता, ठीक है। विलेज कंप्लेंट एडमिशन कितना होता है 40% ऑफ द मंथली पेंशन, एनी फ्रैक्शन ऑफ द इन द अमाउंट ऑफर्ड फॉर कम्यूटेशन विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं आपको इग्नोर कर देनी आपने। एमोल्यूमेंट्स मान लीजिए उसके 30 600 है, आफ्टर रिटायरमेंट जो है रिटायर्ड आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के बाद जा रहे हैं, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स क्या है उसके 30,600 एंड रिटायरमेंट आफ्टर क्वालिफाइंग, मतलब कि रिटायरमेंट तो मतलब पेंशन तो बनेगी इसकी, ठीक है। 12 साल के बाद जा रहा है तो हाफ कर देंगे इसको, हाफ किया 15,300 है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर द कम्यूटेशन विल बी 15,300 6,120 रुपये, ठीक है। मतलब इसका 40% कर सकते हो, उसकी टोटल पेंशन कितनी 15,300 बनती है उसकी, इस 15,300 का उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर कम्यूटेशन विल बी, तो 6,120 रुपये वो कर देने से। कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब पर्सन इन रिसीट ऑफ फॉलोइंग काइंड ऑफ पेंशन इंक्लूडिंग प्रोविजनल पेंशन जो है कैन कम्यूट अप टू 40% ऑफ देयर पेंशन विदाउट अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन इफ दे अप्लाई फॉर कम्यूटेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट इन द केस ऑफ सुपरिनटेंडेंट, ठीक है। कैन कम्यूट अ पोर्शन ऑफ देयर पेंशन ओनली आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, retired on validation, retired compulsory in receipt of compassionate allowance, ठीक है। और बोलते अमाउंट पेबल जो है नॉट एक्सीडिंग 40%, जितना भी उसका मंथली जो उसकी इमोल्यूमेंट है उसको हाफ किया, तो उस हाफ का 40% देख लेंगे, वो उतनी उसकी पेंशन बनेगी, वही उतनी ही अमाउंट वो कम्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इतना अमाउंट आ गया मंथली, अब तो कितना करवा सकता है वो 10 ईयर्स के लिए 20 ईयर्स के, वो अभी अभी हम देखते हैं। बोलते हैं कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट जो है पर्सन इन रिसीट ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पेंशन जो भी मिल रही है इंक्लूडिंग प्रोविजनल पेंशन, अगर किसको प्रोविजनल पेंशन भी मिलती है इन रिसीट ऑफ पेंशन, जिसको पेंशन मिलती है, they can commute up to 40% without up to 40% विदाउट अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। if they apply इसका कंडीशन क्या है, they apply the commutation before the expiry of 1 year, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 1 साल होने से पहले पहले करवा सकते हैं वो, ठीक है। तो अपने तरफ से कर देनी। द डेट ऑफ रिटायरमेंट इन द केस ऑफ सुपरएनुएशन पेंशन रिटायरिंग पेंशन कॉम्पनसेशन, ठीक है, उनसे पहले किसी भी डेट ऑफ रिटायरमेंट के सुपर पेंशन रिटायरिंग पेंशन या कॉम्पनसेशन पेंशन उससे 1 साल पहले, या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ रिटायरमेंट ऑर्डर्स इन द केस ऑफ पेंशन और अब्जॉर्प्शन इन कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ रिटायरमेंट ऑर्डर, ठीक है, या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनल ऑर्डर इन द केस ऑफ पेंशन ग्रांटेड ऑन फाइनेंशियल ऑफ डिपार्टमेंट एंड इशू ऑफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। हाँ 1 साल के अंदर अंदर, मतलब पहले नहीं, 1 साल के अंदर अंदर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर रेकन फ्रॉम, 1 साल के अंदर डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई आपकी, सुपर एनुएशन पेंशन रिटायरमेंट पेंशन कॉम्पनसेशन 1 साल के अंदर करा सकते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ रिटायरमेंट ऑर्डर हो गया आपका, केस ऑफ पेंशन ऑन ऑब्जर्वेशन दिस 1 साल के अंदर। डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनल ऑर्डर इन द केस ऑफ पेंशन ग्रांटेड ऑन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड इशू ऑफ फाइनल ऑर्डर देना, ठीक है। पेंशन ग्रांटेड ऑन फाइनेंशियल ऑफ डिपार्टमेंट इस तरीके, ठीक है। कम्यूटेशन आफ्टर मेडिकल एग्जाम द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन कम्यूट portion of their pension only after they have been medically examined and declared fit for them, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई portion of their pension only after they have been medically examined and declared fit,
कौन से, जो भी रिटायर्ड हो गए इनवैलिडेशन पर, जो भी रिटायर्ड कंपलसरी कर दिया गया एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी, ठीक है, तो मेडिकल देना पड़ेगा जो पेनल्टी पे हो गया कंपलसरी इन रिसीट ऑफ कंपैशनेट अलाउंस। अगर कंपैशनेट अलाउंस भी है तो भी उनको मेडिकल देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऊपर कंपैशनेट अलाउंस नहीं है, कहीं पर भी ध्यान से देखिए, कंपैशनेट अलाउंस नहीं है, ठीक है। हाँ मिल सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, तो उसके मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसकी, ठीक है। तो बात करते हैं ओनली आफ्टर दे हैव बीन मेडिकल, कोई भी इनवैलिडेशन पे है, रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन पे अगर कोई है, किसी को पेनल्टी लगा दी है, कंपलसरी रिटायर कर दिया, किसी को कंपैशनेट अलाउंस दी, किसी को दिए जा रहे हैं, फिर ऑल पेंशन अप्लाइंग फॉर कम्यूटेशन आफ्टर 1 ईयर, जो भी आफ्टर 1 ईयर अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। कंपेटेंट मेडिकल अथॉरिटी कौन है, मेडिकल ऑफिसर नॉट लोअर इन द स्टेट ऑफ सिविल सर्जन होना चाहिए, फिर कम से कम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड इन द केस ऑफ कम्यूटेशन ऑफ इनवैलिड पेंशन, इस केस में मेडिकल बोर्ड बैठेगा आपका, किस केस में, मेडिकल बोर्ड बैठेगा आपका किस केस में, कम्यूटेशन ऑफ इनवैलिडेशन इनवैलिड पेंशन अगर मान लीजिए किसी की होती है उस केस में। इन ऑल केसेस सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इन ऑल केसेस ऑफ सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर मान लीजिए कोई सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है फॉर कम्यूटेशन पेंशन, तो उस केस में आपका वो मेडिकल बोर्ड के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। मेडिकल ऑफ एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑन मेडिकल एग्जाम बोलते हैं परमिशन बिफोर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, को आप कभी भी कर सकते हैं फॉर कम्यूटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो permission before medical examination, permission after medical examination if patient declines to accept addition to actual age, age dated in the medical report within 14 days of its receipt, treated as withdrawn if patient fails to take the medical examination, ठीक है। बोलते हैं कि विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन फॉर मेडिकल परमिसिबल है कब, बिफोर में आप कब कब परमिसिबल है, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन से बात कर लिए, if pension if he fails to take the medical examination तब भी, या फिर परमिसिबल आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं। इफ द पेशेंट डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट एडिशन टू एक्चुअल एज, पेंशन डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट एडिशन टू एक्चुअल एज dated in the medical report within 14 days of the receipt, एडिशन टू एक्चुअल एज, ठीक है। सेकंड मेडिकल एग्जाम क्या, अ पेशेंट हु हैज डिक्लाइन टू एक्सेप्ट कम्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ईयर्स, ठीक है, जो भी है एडिशन ऑफ ईयर्स की वजह से अगर मान लीजिए कोई कोई जो है डिक्लाइन कर देता है, is actually recommended by the medical authority has been refused commutation on medical ground, is eligible to take medical is eligible to take medical examination for commutation after 1 year from the date of his medical examination, ठीक है। कोई भी पेंशनर जो है who has declined to accept commutation on the declined commutation on the basis of addition of years to his actual age as recommended by medical authority and has been refused commutation on medical and is eligible to take दोबारा से eligible to take medical examination for commutation after 1 year from the date of first medical examination. However, the second examination may be held even before the expiry of 1 year, ठीक है, लेकिन ये even before होना चाहिए। If the pensioner appeals to his last head of office against the medical verdict and seeks review thereof by a second medical authority, the appeal should be preferred within 1 month. अगर ऐसे कोई अपील करता है आपको, it should be preferred within 1 month receipt of certificate by the pensioner, ठीक है। The appeal should be preferred within a month with the receipt of certificate by the pensioner. When commutation becomes absolute, so the appeal should be preferred within a month of the receipt of certificate by the pensioner. बोलते हैं when commutation become absolute, जब commutation जो है absolute बन जाए, commutation become absolute and the commuted value of pension becomes payable on the date following the date of retirement in the case where the application for commutation of superannuation pension is received by the head of office on or before a date of superannuation, ठीक है। Following the date of retirement in the case where the application for commutation of superannuation pension is received by the head of office on or before the date of retirement, ठीक है। become absolute and commuted value of pension becomes payable, becomes absolute बन जाती है और payable इस केस में following the date of retirement, ठीक है। following the date of retirement in the case where the applicant for commutation of superannuation is received by the head of office, in the case where the application for commutation of pension is received by the head of office
ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। अगर आप ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सुपर तो एब्सोल्यूट बन जाती है। ऑफ on the date of receipt of head of office of the application of commutation pension without medical examination before the expiry of 1 year, before the expiry of 1 year। फिर बोलता है on which the medical authority signs the medical report for commutation, the medical sign कर दे commutation, on which the first medical authority जो है recorded in its opinion when it is into a side it is modified on appeal। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट, लमसम पेबल होता है ऑफर्ड फैक्टर ऑफर्ड फॉर कम्यूटेशन इनटू 12 इनटू अमाउंट ऑफ पेंशन। ठीक है। Around to the next higher rupee, the commutation factor is taken for the commutation table as relevant to the age next birthday। ठीक है, एज नेक्स्ट बर्थडे है। क्या है? द commutation factor is taken from the commutation table as relevant to the age next birthday। The age next birthday will be determined with respect to first the date of the date of superannuation case where commutation is required along with PPO, the date of receipt on of application in other cases where medical examination is not necessary, and the date of medical examination where it is when it is necessary। ठीक है। The commutation factor is taken from commutation table as relevant to the age। commutation value age next birthday, मतलब the commutation factor is taken for the lump sum payable amount होता है। commutation factor जो भी offered for commutation multiplied by 12 multiplied by amount of pension, 12 गुना कर जो भी amount of pension आ रही है 12 गुना multiplied by commutation factor। Around to the next higher rupee, the commutation factor is taken from the commutation table as relevant to the age next birthday, age next birthday। The commutation factor from the commutation as relevant to the next birthday, the age next birthday will be determined with respect to one, with respect to the date of superannuation in cases where commutation is required along with PPO। And the age next birthday will be determined with respect to the date of superannuation in cases where commutation is required along with PPO, date of receipt of application in other cases where not necessary, and the date of medical examination when it is necessary। Commutation will be expressed as a number of years purchase, as a number of years purchase। Commutation will explain as number of years purchase, commutation will express a number of years purchase। The revised commutation table will be issued for all commutation which become in the case of pension whose commutation pension become absolute on this, but after the pre-revised commutation table will be payment of pension। The revised commutation table will be used for commutation made by head of office। ठीक है। तो लमसम पेबल अमाउंट समझ में आया आपको? ये जो एज नेक्स्ट बर्थडे का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? 29 एज नेक्स्ट बर्थडे, 30 एज नेक्स्ट बर्थडे। एज नेक्स्ट बर्थडे का मतलब क्या है? अच्छा, ओके। सर मान लीजिए 60 साल का कोई बंदा तो उसको 8.287 से करेंगे। ठीक है ना। तो अगर 60 का बंदा है तो उसको 8.27 से करेंगे। ठीक है। रिटायरमेंट तो कोई कभी भी कर सकता है ना।